We were discussing about the chapter 8 of Punjab textbook board, aliphatic hydrocarbons, and today we are going to complete this chapter and we will also solve some MCQs regarding the chapter. ठीक है, वो at the end of the class हम इसको करेंगे. तो अल्केन्स और अल्कीन्स मैंने आपको पढ़ा दिया है इसके बिहाफ पर. ठीक है, तो अल्काइंस हैं वो देखते हैं कि किस तरह से सिंध बोर्ड से एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स पंजाब बोर्ड के अंदर मौजूद हैं पीएमसी के हवाले से, तो वो सारी चीज़ें हम आज देखेंगे. तो ये वही सेम हर लेक्चर में ये बात करता हूँ कि एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए और वो स्टूडेंट जो नस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये एक फ्रूटफुल एक बेनिफिशियल लेक्चर होगा. ठीक है, तो अल्काइंस किन्हें कहते हैं, अल्काइंस किसे कहा जाता है, सिंपल सब जानते हैं, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं. कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड हो दैट इज़ कॉल्ड अल्काइन. ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अल्काइन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड. तो ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो कार्बन एटम्स के बीच में उनको अल्काइन कहा जाता है. और जनरल फार्मूला अल्काइन का होता है CnH2n-2. ठीक है, ये भी आप जानते हैं. एन का और कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन अल्कीन्स. अल्कीन से 2 हाइड्रोजन कम इसके अंदर होता है. जैसे C2H4 अगर इथीन है तो इथाइन C2H2 होता है. द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज हैज़ द फार्मूला C2H2. मतलब इथाइन जो फर्स्ट मेंबर इसका होता है C2H2 इसका फार्मूला होता है जिसको इथाइन या फिर कॉमनली एसिटाइलिन कहा जाता है. ठीक है, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन होगी अल्काइन की कि अल्काइन किसे कहते हैं. ये आई थिंक ये सारी बातें आपको पता ही हैं. ठीक है, बेसिक नॉलेज है. नाउ हाउ टू प्रिपेयर द अल्काइंस के अल्काइंस को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है. तो सबसे पहले तो हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के थ्रू अल्काइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं. डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हैलोजन एज वेल. किसी मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों एक साथ रिमूव कर दें दैट इज कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. उसको हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का नाम देते हैं. ठीक है, अगर हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों एक साथ अगर किसी मॉलिक्यूल से रिमूव कर दिया जाए. ठीक है, तो दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन -HX. दिस इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. इसी को एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं. अल्काइल हैलाइड्स की एक रिएक्शन होती है कैरेक्टरिस्टिक है. तो विसिनल डाइहैलाइड्स के जब हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे तो सूरत में क्या होगा, डबल स्टेप प्रोसीजर होगा और हमारे पास अल्काइन प्रोड्यूस होगा. विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या मैंने बताया था आपको कि अगर 2 हैलोजेंस अगर एक साथ अगर मौजूद हो तो दैट इज कॉल्ड विसिनल. मतलब अलग अलग कार्बन पर मौजूद हो दिस इज विसिनल, और एक ही कार्बन पर जब दोनों आ जाएं तो उसको जिमिनल कहते हैं. तो ये विसिनल डाइहैलाइड्स की हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करके अल्काइन या इथाइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे हमारे पास दिस इज अ डाइहैलाइड. ठीक है, तो डाइहैलाइड है, विसिनल डाइहैलाइड है, 1,2 डाइहैलाइड, फर्स्ट और सेकंड पर हैलोजन मौजूद है. और उसके लिए हम यहाँ पर किस तरह से इस रिएक्शन, अच्छा इसमें से अगर हम एलिमिनेशन कर दें, हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव कर दें तो इससे क्या होगा, हमारे पास अल्कीन बनेगा, फिर अल्काइन भी बन सकता है. रिएक्शन यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि 1,2 डाइब्रोमोइथेन हमने ले लिया और KOH से रिएक्शन कराया. ठीक है, तो पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है हमारे पास, ब्रोमीन पे माइनस आ जाता है, CH पर प्लस आ जाता है बिकॉज ब्रोमीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. देन दिस इज अल्फा, तो ये फंक्शनल ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है वो अल्फा कार्बन, अल्फा के साथ जो कार्बन अटैच होता है वो बीटा कार्बन, और बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होते हैं इस रिएक्शन के अंदर. तो उसमें से एक कोई हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन वो निकल जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा कि जो Br है वो K के साथ निकल जाएगा और H जो है वो OH के साथ निकल जाएगा. तो हमारे पास ये वाटर और KBr बन के अलग हो जाएगा, साथ में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी. फिर सेकंड स्टेप में दोबारा रिएक्शन होगा और ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा. ठीक है, इस KOH के साथ, तो KBr बनेगा, वाटर बनेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड के बाद ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी. मीन्स ये कि हम अगर विसिनल डाइहैलाइड लेंगे तो विसिनल डाइहैलाइड की डीहाइड्रोहैलोजिनेशन से हमें अल्काइन हासिल हो सकता है. लेकिन ये 2 स्टेप का प्रोसीजर है. पहले हमारे पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, फिर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, और उसके लिए हम कोई स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं विसिनल डाइहैलाइड का, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं. ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है. सिंध बोर्ड के अंदर भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है. ठीक है, कोई नया रिएक्शन नहीं. आई थिंक जो अभी आपने टेस्ट दिया है तो आपने इसकी भी तैयारी की होगी इस रिएक्शन की, अल्काइन की फॉर्मेशन के लिए. अच्छा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के बाद सिर्फ डीहैलोजिनेशन भी कर सकते हैं. अब डीहैलोजिनेशन में क्या होगा, हैलोजन की रिमूवल होगी, रिमूवल ऑफ हैलोजन. हैलोजन हमें रिमूव करना होगा.
तो ऑर्किड के टेट्रा हैलाइड्स की, टेट्रा हैलाइड किससे कहते हैं, अगर 4 कार्बन 4 हेलोजेंस अगर आ जाएं जो है वो 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच होकर, मतलब इथेन के मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन की जगह पर 4 ब्रोमीन आ जाए, दिस इज कॉल्ड टेट्रा हैलाइड। ठीक है, ये इथाइल टेट्रा हैलाइड। डी हैलोजेनेटिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे। डी हैलोजेनेटिंग एजेंट आप जानते हैं हमारे पास जिंक होता है। जिंक की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये हैलोजेंस को रिमूव कर सकता है किसी भी मॉलिक्यूल में से। तो मल्टीपल स्टेप प्रोसीजर होगा, मल्टीपल स्टेप में होगा जाकर ये। ठीक है, पहले ये इस 2 ब्रोमीन को क्या करेगा, जिंक रिमूव कर देगा ZnBr2 बनाकर, और यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, पाई बॉन्ड बन जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में जिंक क्या करेगा, अगले 2 ब्रोमीन को निकाल देगा और डबल बॉन्ड जो है वो ट्रिपल बॉन्ड में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम डीहैलोजिनेशन भी कर सकते हैं टेट्रा हैलाइड्स की इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। जिंक क्या होता है हमारे पास, डीहैलोजिनेटिंग एजेंट जो हैलोजन को रिमूव कर सकता है। बस समझ में आ गई, क्लियर है, ये भी सिन बोर्ड में था। ठीक है, डीहैलोजिनेशन। कोई नई बात आएगी तो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, आपसे कि भाई ये चीज़ है जो न्यू है पंजाब बोर्ड के अंदर और इसको आप देखें। ठीक है, बाकी जो सिंध बोर्ड आपने पढ़ा हुआ है तो वो तो ऐसे ही सेम चल रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोलिसिस, ये तो हर बार ही न्यू है, जिसको हम कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कहते हैं ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से हमने सिंध बोर्ड में कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन इसमें हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सब बना रहे हैं। कोल बेस्ड मेथड कहलाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस जो करते हैं हम। ठीक है, तो कोलबे एक साइंटिस्ट है, तो दिस इज एक्चुअली कोल बेस्ड मेथड। कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कहलाता है, जिसमें हम अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोलिसिस हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो इधर पर हम लोग जो सॉल्ट यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो दैट इज पोटेशियम मैलिएट इस्तेमाल कर रहे हैं, मैलिक एसिड का सॉल्ट। मैलिक एसिड किसे कहते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके बाद कार्बन। अच्छा, यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, तो मैलिक एसिड यहाँ पर कहलाता है ये वाला कंपाउंड हमारे पास। अगर यहाँ पर की जगह पर H आ जाए इस तरह से, OH, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास मैलिक एसिड कहलाता है। अगर आप इसको स्ट्रेट चेन में बनाना चाहें तो COOH इस तरह से आपने बना लिया, फिर कार्बन कार्बन कार्बन, C डबल बॉन्ड O और OH। अच्छा, अगर यहाँ पर ये हमारे पास सैचुरेटेड अगर होता ना, अगर ये सैचुरेटेड होता तो फिर ये 4 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता, तो सूरत में इसको हम लोग कहते हैं OMSG। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर इसमें यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड तो नहीं है, ऑक्जेलिक एसिड में दोनों में से एक भी कार्बन नहीं होता, मेलोनिक एसिड भी नहीं है। ठीक है, दिस इज सक्सेनिक एसिड वो होता। लेकिन यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया गया। अब अगर डबल बॉन्ड आ जाए ना यहाँ पर, तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड मैलिक एसिड। तो ये मैलिक एसिड कहलाता है। दिस स्पेसिफिक कंपाउंड इज कॉल्ड मैलिक एसिड, जो एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है लेकिन अनसैचुरेटेड है। मैलिक एसिड एप्पल के अंदर, सेब के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, सेब के अंदर मैलिक एसिड मौजूद होता है, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड मौजूद होता है। तो ये मैलिक एसिड है। मैलिक एसिड का सॉल्ट बनाना है। सॉल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को रिमूव करके इसकी जगह पर कोई मेटल ऑब्टेन कर लेंगे। तो ये पहले हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो मैलिएट आइन बन जाएगा, मैलिक एसिड का आइन मैलिएट, और पोटेशियम लगा देंगे तो ये हमारे पास बन गया पोटेशियम मैलिएट। ठीक है, तो इसका मैं नाम बता रहा था कैसे पोटेशियम मैलिएट आया। तो मैलिक एसिड का ये पोटेशियम सॉल्ट है। और मैलिक एसिड क्या है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, बट अनसैचुरेटेड है, चूंकि पाई बॉन्ड बीच में मौजूद है, कार्बन कार्बन के बीच में। इसकी जब आयोनाइजेशन की जाएगी, आयोनाइज होने पर क्या होगा कि ऑक्सीजन माइनस अलग हो जाएगा और यहाँ से इस तरह से पोटेशियम प्लस ब्रेक हो जाएगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, करंट पास होगा। करंट पास होने पर क्या होगा कि यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन इसकी हो जाएगी। डीकार्बोक्सिलेशन से मुराद ये कार्बन डाइऑक्साइड का और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और ये जो है ना अब एक एक बॉन्ड बनाने की फिजिबिलिटी बन जाएगी, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्काइन बन जाएगा। तो मैलिक एसिड के थ्रू भी हम इथाइन बना सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करके, करंट पास करके उससे। इसको कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कहते हैं। कोलबे ने इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सब बनाने का तरीका बताया है। और ये फेडरल में भी नहीं है, सिंध में भी नहीं है, सिर्फ पंजाब बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड डिस्कस है। ठीक है, और एक बस यही एक अलग चीज़ होती है जो चैप्टर के अंदर आपको दिखती है। क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है? तो सिंपल है, आपको क्या याद करना है कि भाई कि एल्काइंस को अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से बनाते हैं तो उसका नाम क्या होता है, कौन सा मेथड, तो कोल बेस्ड मेथड। बस आप एप्टीट्यूड के लिए से याद रखिएगा। बाकी रिएक्शन में इसलिए बता रहा हूँ कि जिसको ज़्यादा पढ़ने का शौक है उसको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ सके।
जो ज़्यादा पढ़ना चाहता है, जो बिल्कुल ही जिसके लिए जीना मरना है MBBS, जिसको करना ही है बस, उसके लिए मैं पढ़ा रहा होता एक्स्ट्रा, ठीक है। वरना तो जो बच्चे कम पढ़ने वाले होते हैं वो तो परेशानी होते हैं कि सर इतना क्यों बता रहे हैं, इससे कम में भी काम चल जाता है। लेकिन मैं इसलिए बताता हूँ कि जिसको एक नंबर भी नहीं कटवाना, जिसको नेशनल टॉपर बनना है, पाकिस्तान में फर्स्ट पोजीशन लेनी है, उसके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप ले लो ना लो, आपकी मर्ज़ी, मैं तो पढ़ा उसी तरह से रहो, ठीक है। मतलब हर चीज़ हम देख रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा कम में भी एग्री हो जाएंगे तो काम बन जाएगा। जैसा मैंने बताया कि उसके अंदर अब बस ये याद रख लें कि कोलबेज मेथड कहलाता है, ये दैट्स इट, इतना भी काफ़ी होता है, ठीक है। बट एक एक पॉइंट समझाने इसलिए ज़रूरी है कि आप नंबर कटे ना आपके उसमें, कम से कम मेरे सब्जेक्ट्स में आप फुल लेकर आ जाएं। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इथाइन की फिर किस तरह से करते हैं, ये सेम उसी तरह से है जैसे कि आपके सिंध बोर्ड में था कि कैल्शियम कार्बाइड की जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू किया जाता था। तो कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस के थ्रू इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है इथाइन को। दिस इज CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड का वाटर से रिएक्शन कराया जाएगा, पानी में मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी, तो ये इस तरह से रिएक्शन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, स्लेक्ट लाइम जिसको हम कहते हैं, मिल्क लाइम, लाइम वाटर, ये सब कहा जाता है, और साथ में कार्बन हाइड्रोजन मिलकर इथाइन की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल मेथड में सिंपल हाइड्रोलिसिस की जाती है कैल्शियम कार्बाइड की। कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2, ठीक है। तो दिस इज कैल्शियम कार्बाइड, जो कि पानी में जब डाला जाता है तो उससे इथाइन गैस लिबरेट होती है। तो ये इंडस्ट्रीज में इसी तरह से इथाइन गैस को बनाया जाता है। तो दैट्स वाई इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन लिखा हुआ है, सिंध बोर्ड के अंदर इसको लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड या फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। तो एक ही बात है, रिएक्शन सेम है। क्लियर है भाई रिएक्शन? बस सिंपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर इथाइन बना रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो मसला यहाँ तक सिंपल है, चूंकि MCQs अभी सॉल्व करेंगे ना तो इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे वो। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हो गई इथाइन की। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको अल्केन अल्कीन सबकी मैंने आपको बताई है, अब अल्काइन की भी देख लें। तमाम अल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली एक साथ बताई जा रही है इसके अंदर कि दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस। कलरलेस होते हैं सारे ही अल्केन अल्कीन अल्काइन, सब कलरलेस होते हैं। ऑर्डरलेस भी होते हैं ये, एक्सेप्ट एसिटाइलिन। सारे अल्काइंस ऑर्डरलेस होते हैं, सारे अल्काइन का कोई स्मेल नहीं होता एक्सेप्ट सिवाय एसिटाइलिन या इथाइन के, C2H2 के। इथाइन का गार्लिक लाइक ऑर्डर, गार्लिक लाइक, गार्लिक किससे कहते हैं? अदरक के लहसुन, लहसुन को कहते हैं, जिंजर कहते हैं अदरक को। जिंजर ब्रांड होता है ना, तो वो अदरक वाली जो होती है लहसुन कहा जाता है। गार्लिक मीन्स लहसुन, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें अदरक और लहसुन में कि जिंजर किसको कहते हैं और गार्लिक किसे कहते हैं। तो सिंपल आप चिली गार्लिक सॉस आप यूज़ करते हैं, चिली गार्लिक में अदरक होता है, उसमें लहसुन डालेंगे तो अजीब ही टेस्ट हो जाएगा उसका, ठीक है। ऐसे याद रख लें। तो दिस इज गार्लिक, मतलब लहसुन जैसे इसका ऑर्डर होती है, लहसुन की अलग सी ऑर्डर होती है ना एक, तो इथाइन की ऑर्डर जो है गार्लिक जैसी होती है। तो सब के सब ऑर्डर लेस है अल्काइन सिवाय इथाइन के। इथाइन जो पहला मेंबर है उसकी गार्लिक लाइक ऑर्डर है, गार्लिक लाइक मींस लहसुन जैसी स्मेल है, ठीक है, बेसिक है। द फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस। शुरू के जो 3 मेंबर है इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, वो सब गैस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 8 मेंबर जो है C5 से C12 तक वो लिक्विड है, और उसके बाद C13 और उससे आगे सारे क्या है सॉलिड्स। अल्कीन में भी ऐसे ही होता है, ठीक। तो ये मैं आपको सब में बता रहा हूँ अलग अलग कि कौन से सॉलिड से कितने गैसेज हैं, कितने लिक्विड्स हैं, याद रखना। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी इंक्रीज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। सिंपल अल्केन में भी ऐसे होता है, अल्कीन अल्काइन सब में ऐसे ही होता है कि जब हम होलो के सीरीज में टॉप से बॉटम जाते हैं तो सूरत में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सब चीज़ों में इंक्रीमेंट आती है। इथाइन से ज़्यादा प्रोपाइन की होगी, प्रोपाइन से ज़्यादा ब्यूटाइन की होगी, ब्यूटाइन से ज़्यादा पेंटाइन की होगी, और इस तरह से चलता रहेगा। नॉन पोलर होते हैं ये सारे अल्केन अल्कीन अल्काइन सब नॉन पोलर हैं, और सबके सब इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। और इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे तो सॉल्युबल किस चीज़ में हो जाएंगे भाई? नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जैसे बेंजीन, पेट्रोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब में डिजोल्व हो जाएंगे। तो वही सब चीज़ें लिखी होंगी इसके अंदर, ठीक है। ये बेसिक है, नहीं भी पढ़ा हो तो समझ में आता है, अगर केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। देखने में तो सर इतना एक ऐसा 4 लाइन रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, तो नहीं, ये बेवकूफ़ी है इसको याद करना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको पता होते हैं। कुछ चीज़ें याद करने की है, वहाँ मैं खुद फोर्स कर रहा हूँ, ये मैं मार्कर से लिख देता हूँ बोर्ड पे कि इसको याद कर लें इस चीज़ को। बाकी ये बेसिक चीज़ है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो रटो कितना रट लोगे आप? सारी चीज़ तो नहीं, 3 तो बुक्स है, फेडरल की अलग है, पंजाब की अलग है, सिंध की अलग है, कितना रटोगे आप बैठ के? तो कॉन्सेप्ट ही काम आएगा इवेंचुअली फाइनली। रिएक्शंस देख लेते हैं हम। सिंपल रिएक्शंस है, बेसिक रिएक्शंस है। हाइड्रोजनेशन पहला रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन ऐड करना। इथाइन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई? इथीन बन जाएगा। फिर इथीन में फर्दर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो फिर इथेन बन जाएगा। फिर हमने एक पार्शियल हाइड्रोजनेशन पढ़ी थी इथीन बनाने के लिए PDBSO4 के जरिए,
वो अल्कीन में हम पढ़ चुके हैं, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर नॉर्मल निकल कैटलिस्ट के साथ, जिसको हम रेनिस कैटलिस्ट कहते हैं, उसके साथ करेंगे तो पहले इथीन बनेगा इवेंचुअली, फिर फाइनली इथेन भी बन जाएगा। मतलब पहले 2 हाइड्रोजन ऐड होगा, इथीन बनेगा, फिर 2 हाइड्रोजन और ऐड होंगे और इथेन बन जाएगा। चूंकि आपको पता है एडिशन रिएक्शन उस वक्त तक चलता रहता है जब तक ये सारे पाई बॉन्ड खत्म ना हो जाए। अगर आपको बीच में रोकना है तो फिर उसके लिए आपको कोई नेगेटिव कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे PDBSO4 इस्तेमाल किया था पिछली बार पार्शियल हाइड्रोजनेशन करने के लिए। पिछले लेक्चर में था, लेक्चर नंबर 2 के अंदर हो गई, लेक्चर नंबर 3 चल रहा है अभी हमारा, ठीक है, इस चैप्टर का। हैलोजन ऐड करना है, ठीक है, हैलोजन ऐड करना है। हैलोजन मतलब 7 ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐड करना है, X2 को ऐड करना है, ठीक है। तो इथाइन में हैलोजन ऐड करो Cl2, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों हैलोजन ऐड हो जाएंगे, ठीक है, 1 पर और 2 पर लग जाएंगे, जाकर 1,2 डाइक्लोरोइथेन बन जाएगा। फिर दोबारा पाई बॉन्ड टूटेगा, दोबारा लग जाएंगे, तो फिर 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन बन जाएगा। सिंपल एडिशन है, पहले पाई बॉन्ड तोड़ा, 2 हैलोजन लगाए, फिर दोबारा पाई बॉन्ड तोड़ा और 2 और लगा दिए, ये एडिशन यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है, टेट्राक्लोरोइथेन बन गया हमारे पास। क्लियर है? तो जब मैं बड़े इस तरह से नरम लहजे में कह रहा हूँ ना, आराम से, सुकून से, तो उसका मतलब बहुत आसान बात चल रही है। और जब मेरी आवाज़ लाउड हो जाए ना, जब मैं जोश में बात करूँ, समझ जाए कुछ नया कुछ आ गया। अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बोर हो रहा होता, क्योंकि बहुत आसान बात चल रही है। मुश्किल बात है कि तो खुद मैं जज्बात में आऊँगा, फिर देखेंगे उसको। ये था, अब आप बोलेंगे सर अब कुछ बच्चे इसमें भी परेशान हो जाए, तो उसमें परेशानी के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा इसमें परेशान हो। हैलोजन ऐड करना है, पाई बॉन्ड तोड़ा, 2 ऐड हुए, फिर पाई बॉन्ड तोड़ा, 2 और ऐड हो गए, सिंपल। और क्या, ठीक है, बहुत बेसिक है। हाँ, किसी को ये नहीं पता कि हैलोजन होता क्या है, फिर तो अल्लाह हाफिज़, फिर तो वो पहले लाइन के बाद आगे नहीं बढ़ सकेगा। सिंपल है ना, और वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, हैलोजन एसिड मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, HX, उसको ऐड करना। तो जब इथाइन का HX के साथ ऐड करेंगे तो सेम यही पाई बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ H एक तरफ Br अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन में इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल ब्रोमाइड, क्योंकि ये वाला रेडिकल जो हमारे पास बना, दिस इज विनाइल रेडिकल, और ब्रोमीन अटैच हो गया तो दिस विल बी विनाइल ब्रोमाइड। कॉमन नेम है इसका, विनाइल रेडिकल ये होता है ना, दिस इज द विनाइल रेडिकल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो रेडिकल होता है, और Br भी लग गया तो दिस इज विनाइल ब्रोमाइड। OH लग जाता वहाँ पर Br की जगह पर, तो विनाइल अल्कोहल हो जाता, ठीक है। तो विनाइल रेडिकल वो हमारे पास होता है, ठीक है। तो रेडिकल्स हमारे पास अलग अलग तरह के हैं। अगर इस तरह से लगा हुआ है ना CH2 CH3, तो इस रेडिकल को तो लोग बोलते थे दिस इज इथाइल रेडिकल। और अगर ऐसा लगा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2, दिस रेडिकल इज विनाइल रेडिकल। अगर ऐसा लगा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये रेडिकल में जाकर लगा हुआ है, तो दिस रेडिकल इज कॉल्ड विच रेडिकल, दिस रेडिकल इज कॉल्ड एलाइल रेडिकल। तो इथाइल, विनाइल, एलाइल, तीनों में डिफरेंस है ना, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो बहुत बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये विनाइल का रेडिकल जो है ना, वो आपको दिख रहा होता है, विनाइल रेडिकल, इथाइल। एलाइल आपको नहीं दिखेगा वैसे, अक्सर शायद 1-2 जगह पर दिखे, पूरी किताब में वरना नहीं दिखता। तो विनाइल ब्रोमाइड बन गया, लेकिन अभी एक पाई बॉन्ड और है तो रिएक्शन चलेगा आगे, ये पाई बॉन्ड भी टूटेगा दोबारा HBr के एडिशन से। लेकिन अब यहां पर हमारे पास असिमेट्रिकल अल्कीन आ गया, नॉन सिमेट्रिकल अल्कीन आ गया। और हमने पढ़ा था नॉन सिमेट्रिकल अल्कीन में जब आपको रिएक्शन करवाना हो तो खास तरह का रूल फॉलो होता है, जिसको कौन सा रूल कहते हैं हम लोग, मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होगा। मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है, हाइड्रोजन वहां अटैच करेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो, और फंक्शनल ग्रुप वहां अटैच करेगा जहां कम हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जाकर यहाँ अटैक करेगा, मोनियम जाकर यहाँ अटैक करेगा, और जिमिनल कंपाउंड बनेगा ना, 1,1 डाइब्रोमो इथेन बन जाएगा। चूंकि यहाँ मार्कोनिकोफ रूल क्यों अप्लाई हो गया, चूंकि यहाँ पर हमारे पास असिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल अल्कीन मौजूद था, उसमें जब एडिशन होगी तो फिर मार्कोनिकोफ एडिशन ही होगी। इससे पहले भी 4-5 बार मैं आपको बता चुका हूँ ये बात, ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेप में तो इथाइन था ना, तो इसलिए H कहीं भी लगा दो, Br कहीं भी लगा दो। लेकिन विनाइल ब्रोमाइड के बनने के बाद, चूंकि विनाइल ब्रोमाइड एक नॉन सिमेट्रिकल है, तो सूरत में हाइड्रोजन वहां अटैच होगा जहां पर पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन लगे हुए, और फंक्शनल ग्रुप वहां अटैच होगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये सिंपल रूल है, इसको मैंने लिखवा दिया आपको, मार्कोनिकोफ रूल, ठीक है, क्लियर है भैया। तो हाइड्रो हैलोजनेशन हो गया, हैलोजन एसिड की एडिशन हो गई। जहाँ मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, बस वो देखें, लिखा हुआ और बहुत कुछ हो सकता है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर मतलब हाइड्रोलिसिस, ये भी सिंध बोर्ड में था, पंजाब बोर्ड में एज इट इज वैसे ही है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विथ वाटर। इथाइन को वाटर में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा,
तो इथाइन का वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो और वाटर के आइंस को ब्रेक करने के लिए जो हम H2SO4 डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर HgSO4 डाला होता है, मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, HgSO4 H2SO4। तो यहाँ पर अब ये एक पाई बॉन्ड टूटता है, एक तरफ H आ जाता है और एक तरफ OH आ जाता है, कहीं पे भी H लगा दो कहीं पे भी OH लगा दो, इस तरह से। तो हमारे पास पहले विनाइल अल्कोहल बन जाता है, विनाइल ग्रुप के साथ OH है, तो विनाइल अल्कोहल बन जाता है। आया था टेस्ट में लगता है आज ही, है ना, ठीक है, HgSO4 H2SO4 के प्रेजेंस में। तो अब विनाइल अल्कोहल बनने के बाद अब क्या करते हैं, विनाइल अल्कोहल मैंने बताया था काफ़ी अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो जहाँ ना रोटेशन टोटोमेरिज्म यहाँ पर पेश आती है, अरेंजमेंट आती है, तो यहाँ पर H क्या होता है, H जाकर यहाँ पर अटैच करता है और डबल बॉन्ड आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है, तो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बन जाता है, एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल बन जाता है। तो जब भी इथाइन की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पहले विनाइल अल्कोहल बनेगा। विनाइल अल्कोहल अनस्टेबल होता है और इस वजह से क्या होता है, टोटोमेरिज्म होती है, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करता है, डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आता है और एसिटाल्डिहाइड इथेनॉल बन जाता है। तो ये इस तरह से हाइड्रोलिसिस की जाती है इथाइन की, ठीक है। पहले तो विनाइल अल्कोहल बनेगा, फिर आइसोमराइजेशन होगी, टोटोमेरिज्म होगी, और टोटोमेरिज्म के नतीजे में क्या होगा, हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बनेगा या इथेनॉल बनेगा, ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये चीज़ सिंपल यहाँ पर आपको दिख रही है, एडिशन ऑफ वाटर किस तरह कर रहे हैं। पांचवा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड या हाइड्रोसायनिक एसिड जिसको हम कहते हैं HCN, हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करेंगे, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये हमने एक पाई बॉन्ड तोड़ा, प्लस माइनस, एक तरफ H एक तरफ प्लस चला गया, एक तरफ माइनस चला गया, ठीक है, पाई बॉन्ड को टूटने के बाद। और यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड बन गया जिसको हम लोग कह सकते हैं, इस कंपाउंड को जो कॉमन नेम बनता है दैट इज कॉल्ड अक्राइलोनाइट्राइल, दिस इज कॉल्ड अक्राइलोनाइट्राइल। इसी का जो पॉलीमर होता है वो एक प्लास्टिक होता है, एक्रिलिक प्लास्टिक जिसको हम कहते हैं। तो अक्राइलिक प्लास्टिक किसी अक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमर होता है, ठीक है। तो ये बस किस तरह से बनता है कि इथाइन में जब हम हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन कराते हैं तो पाई बॉन्ड टूटते एक तरफ H और एक तरफ CN आकर अटैच हो जाता है। लेकिन ये दोबारा से पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा, दोबारा से पाई बॉन्ड नहीं टूटते, क्योंकि यहाँ पर हमने Cu2Cl2 NH4Cl, मतलब यहाँ पर हमने क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड इस्तेमाल किया होता है, इसका मिक्सचर। ये एक तरह का इसमें पॉइजन होता है, पॉइजन मतलब एक तरह का इसके अंदर नेगेटिव कैटलिस्ट होता है जो इसको पाई बॉन्ड दोबारा टूटने से रोक देता है। इसके लिए हम उसको दोबारा तोड़ने से रोकते हैं, क्योंकि इस अक्राइलोनाइट्राइल को हमें इस्तेमाल करना होता है पॉलीमराइजेशन में। इसकी एडिशन पॉलीमराइजेशन करके हम लोग प्लास्टिक बनाते हैं, एक्रिलिक प्लास्टिक। तभी यहाँ पर हमने नेगेटिव कैटलिस्ट या इनहिबिटर इस्तेमाल किया, ठीक है, ताकि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड दोबारा ना टूटे, वरना फिर हम प्लास्टिक नहीं बना पाएंगे। बात समझ में आ गई। तो HCN के एडिशन जब भी इथाइन में हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करते हैं या हाइड्रोसाइनिक एसिड ऐड करते हैं तो फिर क्या बनता है, अक्राइलोनाइट्राइल बनता है, अक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। उसको विनाइल साइनाइड भी हम कह सकते हैं, कहना चाहें तो, बट जो मशहूर नाम है जिस नाम से टेस्ट में पूछा जाएगा आपसे वो अक्राइलोनाइट्राइल है, ठीक है, जो बनता है। और उससे फिर प्लास्टिक बनाते हैं उसको पोलीमराइज करके। ये भी सीन बोर्ड में था, कोई नई चीज़ नहीं है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब हम सीन बोर्ड में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि उसमें दो तरह से पढ़ते हैं इथाइन की। एक हम पढ़ते हैं कोल्ड कंडीशन में और एक हम पढ़ते हैं हॉट कंडीशन में, है ना। कोल्ड कंडीशन पे फॉर्मिक एसिड बनता है, हॉट कंडीशन पे ऑक्सैलिक एसिड बनता है, बट यहाँ सिर्फ हॉट कंडीशन में पंजाब बोर्ड, ठीक है, तो बस वही पढ़ेंगे। तो इथाइन की ऑक्सीडेशन होगी। अच्छा, इसमें लेकिन मैकेनिज्म के साथ दिखाया जा रहा है कि असल में ऑक्सैलिक एसिड बनता कैसे है हॉट कंडीशन में। तो हमने इथाइन यूज़ किया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट। एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है। तो सबसे पहले इथाइन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पर इस तरह से होगा कि OH नेगेटिव आयन यहाँ पर हमारे पास प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल स्टेज प्रोसीजर है ये डबल स्टेज प्रोसीजर है। पहले क्या होगा कि ये इथाइन है ना, देखो इस तरह से, पहले ये इथाइन है, ये एक H2O और नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर इस तरह से पहला कंपाउंड बनेगा, पहला कंपाउंड, ठीक है। चूँकि दो OH नेगेटिव आयन यहाँ से निकलेंगे H2O और O से, ठीक है, और इस तरह से लग जाएंगे इसके साथ। देन उसके बाद दोबारा से ये क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन है, फिर दो OH नेगेटिव आयन निकलेंगे, पाई बॉन्ड टूटेगा और OH यहाँ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से कि स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा,
इथीन की भी की थे ना हमने, इथीन की भी ऑक्सीडेशन में ऐसे होता है, पहले इथाइल ग्लाइकोल बनता है, लेकिन वहाँ तो सिर्फ डबल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड टूटते हैं इथाइल ग्लाइकोल पर रुक जाता है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले 2 OH लगेगा, फिर एक और पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर एक बॉन्ड टूटेगा, फिर 2 OH लगेगा। अब ये हमारे पास इस तरह से लग गया। अब यहाँ से क्या होता है कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो रिमूव हो जाता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि OH और H रिमूव हो गया, यहाँ से OH और H रिमूव हो गया, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए। यहाँ पर हमारे पास ग्लाइकोक्सिल बन गया। इस ग्लाइकोक्सिल की फिर फर्दर और कैवेरोफोर के साथ ऑक्सीडेशन होती है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन के साथ जहाँ पर ऑक्सीजन की अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर आ जाता है, ये 1,2-ईथर डाइओइक एसिड जिसको हम कहते हैं। तो ये मैकेनिज्म यहाँ पर बताया जा रहा है। हम तो डायरेक्ट ये पढ़ते हैं ना सिंध बोर्ड के अंदर के इथाइन है, हॉट कंडीशन पे कैमेरोफोर्स रिएक्शन करेगा, ऑक्सिलिक एसिड बना लेगा, एक लाइन में आंसर आ जाता है हमारा, बुक में भी एक लाइन में लिखा हुआ होता है। लेकिन असल में ये रिएक्शन इस तरह से हो रहा होता है कि पहले ट्रिपल बॉन्ड टूटता है, 2 OH नेगेटिव आयन बनते हैं, जुड़ते हैं, फिर एक और फिर डबल बॉन्ड टूटता है, फिर 2 और OH नेगेटिव आयन बनते हैं, फिर 2 वाटर रिमूव होता है, ग्लाइकोक्सिल बनता है, फिर ग्लाइकोक्सिल की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस में जाने के बाद क्या बनता है, ऑक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, 1,2-ईथर डाइओइक एसिड बनता है, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब कि इथाइन की ऑक्सीडेशन करने से ऑक्सिलिक एसिड हमें मिलता है। सिंपल ये बात आपको याद रखनी है MCQs के लिए, कि है ना सवाल आ जाएगा कि when ethine is reacted with hot potassium permanganate, hot and aqueous potassium permanganate, what will be the end product? end product क्या है? तो आपको ये मैकेनिज्म पता होगा तो फिर आप बताएंगे कि क्या है भाई, ऑक्सिलिक एसिड एंड प्रोडक्ट है। क्लियर है भाई? आपसे कोई रिएक्शन लिखने को नहीं कहेंगे एप्टीट्यूड के अंदर, क्या बेटा राइट डाउन द रिएक्शन कंप्लीट बैठ के, नहीं, लेकिन रिएक्शन लिखना आता होगा तो आप MCQs बता पाएंगे आंसर उसका। कितना रट लेंगे आप, रट तो ज़्यादा नहीं सकेंगे ना, 100 रिएक्शन रट लेंगे, 200-400 रट लेंगे, लेकिन अगर रिएक्शन में बोलो 4000 है तो कैसे रटेंगे, तो फिर तो कॉन्सेप्ट ही काम आएगा, फिर तो नहीं ना रट सकेंगे। कंबस्शन बेसिक रिएक्शन है, जलाएंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जला दो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला दो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है, CO2 और H2O ही बनता है, ठीक है। तो हमने इथाइन को जलाया, कंबस्टन करे, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना और हीट निकली बहुत सारी। इसकी हीट ऑफ कंबस्टन बहुत हाई होती है, इथाइन की हाईएस्ट हीट ऑफ कंबस्टन होती है, सबसे ज़्यादा तकरीबन 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर, तकरीबन 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रेज हो जाता है। और ये जो फ्लेम निकलती है इसके अंदर से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। वाइट इज कॉल्ड ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बिकॉज ऑक्सीजन और एसिटाइलिन मतलब इथाइन के रिएक्शन से ये बनता है। और इतनी ज़्यादा हाई वोल्टेज ये क्रिएट करता है, हाई टेम्परेचर क्रिएट करता है कि इसको वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इथाइन की जब कंबस्टन की जाती है, इथाइन को जलाया जाता है, तो बहुत एक गर्म शोले के साथ, बहुत हॉट फ्लेम के साथ ये चलता है और टेम्परेचर बहुत हाई रेज होता है जिसको हम लोग वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो हीट है, बात समझ में आ गई, तो ये कंबस्टन है। तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ कंबस्टन इथाइन की होती है, MCQs के लिए याद रखें, वेल्डिंग पर्पस के लिए, वेल्डिंग करने के लिए। वेल्डिंग नहीं देखा कभी करते हुए, वेल्डिंग नहीं देखा, लोहे को जोड़ने के लिए। कभी आपने देखा होगा कि लोहे मिसाल के तो गेट वगैरह में अगर कोई चीज़ जोड़ी जा रही है, उसमें लॉक लगाया जा रहा है, कुछ भी ऐसा ना, तो वो एक तरह की एक गन टाइप की होती है, गन टाइप की चीज़ को टच करते हैं लोहे के साथ तो वो बहुत ज़ोर की रोशनी निकलती है और चिंगारी निकल रही होती है, फिर आंखों में उन्होंने कुछ पहना भी होता है गूगल्स वगैरह, और फिर वो उस तरह से कर रहे, देखा है कभी ऐसा करता है किसी, तो उसको आप क्या कहते हैं उसको? वेल्डिंग ही कहता है कोई उसको, फॉर्जरी भी कहा जाता है वैसे, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ वेल्डिंग ही कहते हैं उसको, सभी ने देखा होता है, बेसिक सी चीज़, ठीक है। तो वेल्डिंग क्या किस लिए करते हैं? वेल्ड करने के लिए, दो लोहे के पीस को जोड़ने के लिए, क्योंकि लोहा आप टेप से तो नहीं चिपका सकते ना भाई, तो टेप से चिपकाएंगे, गम से तो नहीं चिपकाएंगे, बहुत हैवी चीज़ होती है वो, तो वो तो ऐसे ही, अगर आप गेट को अगर गम से चिपका दें टेप से, तो वैसे ही खींचेंगे तो टूट के अलग हो जाएगा वो। तो उसके लिए वो वेल्डिंग की जाती है, जो बिल्कुल उसको एक पार्ट बना देते हैं, मेल्ट किया जाता है लोहे को उसके अंदर। कभी देखना उसको ईजिली, बहुत सिंपल सा तरीका होता है। पोलीमराइजेशन कि इथाइन पोलीमराइज भी हो सकता है, इथाइन की पोलीमराइजेशन भी की जा सकती है, इथाइन कैन बी पोलीमराइज्ड एज वेल, ठीक है। पोलीमराइजेशन तो सभी को पता है भाई कि मोनोमर्स ऐड होंगे, पॉलीमर बनेगा, छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड पोलीमराइजेशन, पॉलीमर बनाने का। तो पॉलीमर कैसे बनाया जाता है? कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन, मतलब दो तरह के पॉलीमर्स बनाए गए हमारे पास जो अल्काइन है। तो ये एक तो हमने पढ़ा हुआ है बेंजीन वाला, वो दिखा दूंगा अभी, बाकी एक नया है, इसको देख लें। तो
डाइविनाइल एसिटेन। तो अभी ये जो यहाँ पर हम कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन किससे कहते हैं? अगर दो मोनोमर्स अगर अटैच होते हैं। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ होती है। तो डाइमराइजेशन का क्या मतलब होता है? डाइमराइजेशन का मतलब ये होता है कि दो मोनोमर्स अगर अटैच हो जाए आपस में ना, दो मोनोमर्स अगर ऐड हो रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो एक और एक दो, दिस इज वन, दिस इज टू, दो इथाइन ऐड हो रहे हैं साथ में। तो अभी तो साथ में तो ऐड हो नहीं सकते, बॉन्ड कंप्लीट है। तो क्या होगा, जैसे कि एक पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, एक पाई बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर इधर पे जाकर अटैचमेंट कर लेगा, और ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इधर जाकर आगे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। तो इधर पर दो इथाइन है, ठीक है। तो दोबारा से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरह से हो गया। ये देखो यहाँ पर रिएक्शन के बाद डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक, ये वाला बॉन्ड जो है ना यहाँ से ब्रेक हुआ, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन एक जाकर अटैच हो गया। अब हाइड्रोजन कौन से अटैच हुआ जाकर? ये वाला हाइड्रोजन जाकर अटैच हो गया, और ये कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इस तरह से हुआ ये सिस्टम पूरा कंप्लीटली। और ये हाइड्रोजन भी उठ के क्या हुआ, ये हाइड्रोजन भी उठ के इस तरफ चला गया, दूसरी तरफ चला गया, ठीक है। तो सिंपल इस तरह से क्या हो गया, हमारे पास ये विनाइल एसिटाइलिन एक कंपाउंड बन गया। हाँ कौन सा? हाँ ये वाला हाइड्रोजन ना, सॉरी ये वाला हाइड्रोजन तो यहाँ मिक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ से H2C हो गया, ये CH है, ये बॉन्ड बना लेगा। नहीं, इसका ये वाला हाइड्रोजन मूव करेगा ना, यस, ये हाइड्रोजन कहाँ मूव कर रहा है? इस साइड पे मूव करेगा, इधर पर। हाँ यही, अच्छा यही तो मूव कर रहा है, सही से, सॉरी, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस तरह से हो गया कि इधर पर ये विनाइल एसिटाइलिन कहलाएगा। विनाइल एसिटाइलिन क्यों? ये एसिटाइलिन है और उसके साथ ये विनाइल ग्रुप अटैच है, दिस इज विनाइल एसिटाइलिन, या 1-ब्यूटीन-3-आइन इसका IUPAC नेम आपको निकालना आता है। ये बना, अभी ये कुछ भी नहीं बना, कुछ मतलब कुछ काम का नहीं बना ये अभी। अब ये विनाइल एसिटाइलिन दोबारा एक और इथाइन से जाकर पोलीमराइज हो जाएगा, सेम एडिशन होगी, ठीक है। फिर वही चीज़ है, पाई बॉन्ड टूटेगा और जाकर फिर अटैचमेंट हो जाएगी, और अटैचमेंट के बाद हमारे पास डाइविनाइल एसिटाइलिन बनेगा, डाइविनाइल एसिटाइलिन। तो ये हमारे पास ये एसिटाइलिन है, इधर पर एक विनाइल रेडिकल और इधर पर एक विनाइल रेडिकल, मतलब पहले एक तरफ विनाइल रेडिकल अटैच होगा, फिर दूसरी तरफ विनाइल रेडिकल अटैच होगा था पाई बॉन्ड के टूटने से। तो ये डाइविनाइल एसिटाइलिन कहलाएगा। जरा समझना है इसको ठीक से, क्योंकि आगे बताऊंगा कि रिएक्शन काम कहाँ आता है। तो एसिटाइलिन, जब पहले दो एसिटाइलिन को मिलाया तो विनाइल एसिटाइलिन बना, फिर उसके बाद एक और इथाइन ऐड किया तो डाइविनाइल एसिटाइलिन बना, ठीक है। तो डाइविनाइल एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर हमारे पास एक कॉमन नेम है, और IUPAC के लिहाज से 1,5-हेक्सडाइन-3-इन नाम निकालोगे तो नाम निकल जाएगा। करते हैं क्या है फिर इसको, इस रिएक्शन से बेनिफिट क्या होता है कि अच्छा डाइविनाइल एसिटाइलिन तो हमने पता लग गया कि किस तरह से बन रहा है, लेकिन इससे जो विनाइल एसिटाइलिन है, विनाइल एसिटाइलिन है, इसके रिएक्शन अगर कंसनट्रेटेड HCl से कर दिया जाए, HCl से कर दिया जाए तो क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ H और एक तरफ Cl जाकर अटैचमेंट कर लेगा, और इस कंपाउंड को कहा जाएगा क्लोरोप्रीन, इसको क्लोरोप्रीन कहेंगे। विनाइल एसिटाइलिन से HCl का रिएक्शन होगा, यही क्लोरोप्रीन पोलीमराइजेशन करके बहुत सारे मोनोमर्स इसके ऐड करके हम नियोप्रीन बनाते हैं। नियोप्रीन किसे कहा जाता है? दिस इज अ सिंथेटिक रबर, ये सिंथेटिक रबर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। रबर जो आप देखते हैं ना, मैंने बताया था कि रबर पहले मलेशिया में दरख्तों से निकला करता था, दरख्त के अंदर से मलेशिया के रबर के दरख्त हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं, ये ख़त्म हो गया, उसका हैबिटेट ही ख़त्म हो गया। तो यह है भी तो बहुत थोड़े निकलते हैं कि दुनिया की ज़रूरत रबर की पूरी नहीं हो सकती। तो अब रबर जो है ना सिंथेटिकली बनाया जाता है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है, और रबर जो है वो किस कंपाउंड से बनता है? नियोप्रीन से बनता है, जो सिंथेटिक रबर कहलाता है। और नियोप्रीन खुद कैसे बनता है? तो स्टार्टिंग मटेरियल फिर से देख लो कि इथाइन को पोलीमराइज करता है, इथाइन को पोलीमराइज किया गया तो पहले हमारे पास बना विनाइल एसिटाइलिन, फिर विनाइल एसिटाइलिन का रिएक्शन HCl से किया गया तो बना क्लोरोप्रीन, और क्लोरोप्रीन बहुत सारे जब मिला दिए गए आपस में, पॉलीमराइज कर दिए गए तो फिर बना नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या है? सिंथेटिक रबर है। लास्ट टाइम PMC का एक टेस्ट हुआ था, उसमें एक बच्चे के MCQs आया तो उसने बताया था, सर मेरा ये आया था कि सिंथेटिक रबर इज आल्सो कॉल्ड डैश, तो उसका आंसर था नियोप्रीन। तो ये तो एग्जैक्टली पंजाब बोर्ड से उठा भाई, टोटली सिंध बोर्ड में तो कोई नाम ही नहीं है कि रबर कैसे बनता है। तो ये चीज़ है, तो उसको याद रखना है बस। ज़्यादा पूरा अगर सिस्टम नहीं भी याद हो रहा इक्वेशन, तो कम से कम कुछ चीज़ तो याद रख लें कि सिंथेटिक रबर क्या होता है? नियोप्रीन होता है, ठीक है। और उसका पॉलीमोनोमर क्या होता है? क्लोरोप्रीन होता है। क्लोरोप्रीन बनता कैसे? जब विनाइल एसिटाइलिन का HCl से रिएक्शन होता है। इतना से तो याद रख ही सकते हैं। क्लियर है? बात आ गई समझ में?
ये सब रिकॉर्डेड भी हो रहा है, लाइव सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। पूरा पाकिस्तान देख रहा है, आप भी देख सकते हैं घर पे। लेकिन मैं स्लाइड सबको शेयर नहीं करता, स्लाइड मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसके स्लाइड्स के लिंक अब मैं डिस्क्रिप्शन में डालता नहीं हूँ, ठीक है, तो इसलिए आपको वहाँ नहीं मिलेगा। अब मैं आपको डायरेक्ट जो क्लासरूम में आते हैं उनको मैं शेयर कर दूंगा, ताकि कुछ फ़र्क रहे तो स्टूडेंट्स के अंदर जो फिजिकल क्लासेस में आते हैं। लेक्चर तो कोई भी देख सकता है, सबके लिए होगा ये। तो कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन, ये हमें पता है पहले से, मतलब है ना कि ट्राइमराइजेशन यहाँ पर हो रहा है। वो डाइमराइजेशन था, डाइमराइजेशन किया ना, अब ट्राइमराइजेशन करेंगे। ट्राइमराइजेशन का मतलब 3 इथाइन के मॉलिक्यूल मिलाएंगे, तो कोई मसला नहीं है। C2H2 है, 3 टाइम्स उसको मिलाएंगे तो C6H6 बन जाएगा, डायरेक्ट पता है हमें। तो ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो एसिटाइलिन को पास किया जाता है कॉपर ट्यूब के अंदर से, जो हाई टेम्परेचर हो तो कॉपर ट्यूब के अंदर से इथाइन को जब पास करते हैं ना, तो इथाइन के 3 मॉलिक्यूल मिक्स होकर बेंजीन की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो C2H2 प्लस C2H2 प्लस C2H2, नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन आप इसके अंदर कर दें, 2 2 4 2 6 कार्बन, 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन, ठीक है, C6H6 बन जाएगा। बाकी मैकेनिज्म यहाँ पर शो किया गया, ठीक है, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि बेंजीन इज अ ट्राइमर ऑफ इथाइन। बेंजीन किसका ट्राइमर है? इथाइन का ट्राइमर है, क्योंकि इथाइन की ट्राइमराइजेशन से बन रहा है बेंजीन। 3 इथाइन मिल रहे हैं तो बन रहा है एक बेंजीन, और 2 इथाइन मिलने से बनता है विनाइल, वो हम बोला था विनाइल एसिटाइलिन, ठीक है। तो वो चीज़ थी। तो ये भी पॉलीमर एक तरह से, बेंजीन भी किसका पॉलीमर है? ट्राइमर है, बेंजीन का, वो सॉरी इथाइन का ट्राइमर है, क्लियर है। ये सिन बोर्ड में भी ये वाला इथाइन की, वो बेंजीन की प्रिपरेशन में आते है ना भाई। और मैं एग्जैक्टली जो बात बता रहा हूँ वो बुक में आपको मिलेगी वहाँ पर एग्जैक्टली उसी तरह से। और जो बच्चे टेस्ट आज दिए तो उनको पता है कि सर बिल्कुल एग्जैक्टली है, ये लिखा हुआ इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी कॉन्फिडेंटली पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक किधर से आ रहा है। मतलब मैं तो जब देखता हूँ PMC के क्वेश्चंस बच्चे मुझे बताते तो मैं फ़ौरन में बताता हूँ ये इस जगह से है, ये पंजाब बोर्ड से, ये फेडरल से, ये सिंध बोर्ड से। एग्जैक्टली मैं बताता हूँ कि पूरी किताब छान लो, सिंध बोर्ड में ये सवाल मिलेगा ही नहीं। और जैसे कि कहा जाता है ना कॉमन सिलेबस के अंदर से चीज़ें निकाली गई, तो कॉमन सिलेबस से कैसे निकालेंगे जब तो वो है ही नहीं, जब मुझे पूरी किताब पता है, किताब से है ही नहीं वो किसी। नियोप्रीन वाला सवाल 100% आप पूरी किताब से नहीं निकालोगे, मुमकिन ही नहीं है। और आप ये भी जानते हैं अल्काइल्स के बारे में कि अल्काइल्स का कैसा नेचर होता है बच्चों? एसिडिक नेचर होता है ना। अल्काइल एसिडिक नेचर रखते हैं, अल्केन अल्किन किसी का एसिडिक नेचर नहीं होता। एसिडिक नेचर मुराद H+ लॉस कर सकते हैं अपना, इथाइन अपना H+ लॉस कर सकते हैं। जैसे इथाइन है ना, इसके ये दोनों हाइड्रोजन जो है ना ये लॉस हो सकते हैं जब ये किसी मेटल से रिएक्शन करता है। जैसे सोडियम से रिएक्शन करेगा इन केस, तो क्या होगा कि ये यहाँ से दोनों तरफ से हाइड्रोजन H+ रिमूव हो जाएगा, सोडियम यहाँ अटैच होगा, सोडियम यहाँ अटैच करेगा, तो डाइसोडियम एसिटाइलिड बन जाएगा हमारे पास अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर एसिडिक नेचर शो रहा है हमारे पास किसका? इथाइन का एसिडिक नेचर शो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आप देख रहे हैं रिमूव कर रहा है। कहाँ से भाई? सोडियम जाकर इसमें अटैक कर रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन की रिमूवल हो जा रही है, ठीक है। तो डाइसोडियम एसिटाइलिड हमारे पास बन जा रहा है। ये एक सॉल्ट है एक तरह का। कुछ और भी बना सकते हैं, ये सिन बोर्ड में भी तो हैवी मेटल्स को भी अटैक कर सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम करेंगे तो सिल्वर आ जाएगा, तो डाई सिल्वर एसिटाइलिड बन जाएगा जो व्हाइट सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का, ठीक है। और अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड लेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पर कॉपर आ जाएगा, और हमारे पास डाई कॉपर एसिटाइलिड बन जाएगा जो कि रेड सॉलिड होता है, रेडिश कलर का। ये भी था रिएक्शन सिन बोर्ड में, डाई सोडियम एसिटाइलिड भी बना हुआ था, कॉपर एसिटाइलिड भी बना हुआ था और सिल्वर एसिटाइलिड भी बना हुआ था। और ये डिस्टिंग्विश टेस्ट भी यहाँ पर हम कर रहे होते थे टर्मिनल नॉन टर्मिनल अल्काइंस के बारे में, जो हमारे एप्टीट्यूड क्लास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये मतलब अल्काइंस एसिडिक नेचर शो कर सकता है, अपना H+ लॉस कर सकते हैं। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बिहेवियर शो हो रहा होता है, क्लियर है। तो मसला, तो सोडियम से रिएक्शन करके डाइसोडियम एसिटाइलिड, कॉपर से करेगा तो रेड सॉलिड बनेगा, सिल्वर से करेगा तो व्हाइट सॉलिड बनेगा, ठीक है। बस लास्ट यूजेस देख लें, इस्तेमालात खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, इथाइन का इस्तेमाल, इथाइन का कहा ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च बताया था अभी मैंने आपको। कंबस्टन जो बहुत हाई थी इथाइन की, इसको हम वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, या सेरिश पता लगे वेल्डिंग किसे कहते हैं, ठीक है। वेल्ड मतलब जोड़ना 2 मेटल्स को। अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं वीडियो भी यहाँ पर लगा देता वेल्डिंग की, तो शायद आप देख पाते हैं। मुझे लगा शायद आप जानते होंगे, इस वजह से मैंने नहीं लगाई। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड भी हमने बनाया अभी इथाइन के जरिए। एसिटिक एसिड, अल्कोहल, ये सब बनाए जा सकते हैं इथाइन के थ्रू। पॉलीमर्स बना सकते हैं, प्लास्टिक्स बना सकते हैं, जैसे PVC बनाया जा सकता है, विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर होता है PVC। पॉलीविनाइल एसिटेट बनाया जा सकता है, विनाइल एसिटेट का पॉलीमर होता है। पॉलीविनाइल ईथर बनाया जा सकता है, और साथ में नियोप्रीन रबर की फॉर्मेशन भी की जा सकती है। नियोप्रीन रबर मैंने आपको बता दिया,
कि व्हाट इज़ नियोप्रीन, तो वो अभी कैसे बनता है वो सब मैंने बता दिया, सिंथेटिक रबर जिसको कहते हैं। ठीक है, बस ये यूजेस हो गए, कुछ 3 यूजेस, 3 पॉइंट्स यूजेस के अंदर मैंने आपको बताए। अब कंपैरिजन अल्केन अल्केन अल्काइन की रिएक्टिविटी में एक सिंपल बात याद रखिए, आखिरी बात इस चैप्टर के लिए, कि अल्कीन्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्काइन से और अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्केन से। सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड सी, ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉर्मली मैंने देखा बच्चे कहते हैं अल्काइन सबसे हाईली रिएक्टिव है, फिर अल्कीन कहते हैं, फिर अल्केन कहते हैं। नॉर्मली वो कराची के स्टूडेंट्स यही कह रहे होते हैं, जबकि ये कॉन्सेप्ट का लैक करना है। पंजाब बोर्ड इसको एक्सप्लेन करता है आपको कि अल्कीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है? पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड्स आर ईजियर टू ब्रेक, सिग्मा बॉन्ड्स आर नॉट ईजियर टू ब्रेक, डिफिकल्ट टू ब्रेक। ठीक है, चूँकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है साइडवेज ओवरलैपिंग से। ये बॉन्डिंग के अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की। तो अच्छा, आप बच्चे बोलते सर इसके मुकाबले में तो फिर यहाँ तो 2 पाई बॉन्ड है, इसको तो और रिएक्टिव होना चाहिए था। इसमें तो 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन मसला ये कि सिग्मा बॉन्ड तो इसमें भी था, तो एक सिग्मा के लासे तो बराबर है, बट इसमें 2 पाई बॉन्ड इसको ज़्यादा। हाँ नहीं, इसको रीज़न इसका पता है कि रीज़न है बॉन्ड लेंथ। जो कार्बन कार्बन ट्रिपल के बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, इसकी बॉन्ड लेंथ ये बहुत कम होती है, और जब बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है ना, बॉन्ड लेंथ जब शॉर्ट हो जाती है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। इसलिए ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है और डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है। ठीक है, इसी वजह से अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है अल्काइन से। दोनों हैं अनसैचुरेटेड, अल्केन्स के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है अल्कीन्स और अल्काइंस, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब चलो अल्काइन और अल्कीन में तो समझ जाओ कि हिपोपोटामस और ये राइनोसोरस का मुकाबला चल रहा है, कि ये हिपोपोटामस है, मतलब देखा जाए तो दोनों मतलब हैवी जानवर, और एक राइनो है मतलब गेंडा है, और अल्केन तो समझ जाओ बिल्ली है, तो साइड ही कर दो उसको। लेकिन इन दोनों पे मुकाबला करेंगे तो फिर अल्कीन जीतेगा, क्योंकि अल्कीन के पास बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा है, अल्काइन की बॉन्ड लेंथ कम है, तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो ये आराम से बॉन्ड नहीं टूटेगा। और अल्केन तो सिर्फ सिग्मा ही है, सिग्मा को तोड़ना तो बहुत मुश्किल काम है, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना, तो वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, तभी तो पैराफिन कहा जाता है उसको। पसंद में आगे ये बात याद रखना है कि सबसे हाईली रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन बोले तो अल्कीन्स बोलना है, अल्काइन नहीं बोलना है फिर हमें। ठीक है, क्लियर है? बस ख़त्म हो गया। अब आते हैं आपके टेस्ट करते हैं कि आपने कितना जानना, कितना पढ़ा, कितने पानी में आप हैं, पानी में है भी कि खुश्की में है, देखते हैं। विच रिप्रेजेंट्स एन अल्केन? चले बताएं, कौन बताए अल्केन का फॉर्मूला कौन सा है इन चारों में से? डी, C7H16। वेल डन। क्योंकि CnH2n+2 लगा दिया आपने, तो उसके लिहाज से यही बन रहा है हमारे पास। अच्छा, नाम क्या होगा उस अल्केन का? अर्मुगान। आप यस, हेप्टेन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हम अर्मुगान ने दिया। ठीक है, गुड है, कहीं ना कहीं से एक आंसर आना चाहिए। ठीक है, 100%। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज, सॉरी, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज, बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है इनमें से? एन पेंटेन की ज़्यादा होती है आइसोपेंटेन से, आइसोपेंटेन की ज़्यादा होती है नियोपेंटेन से। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ब्रांच और मैंने स्ट्रेट चेन का बताया था, अगर आपको याद है तो अल्केन्स के अंदर ब्रांच और स्ट्रेट चेन में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होती है? ब्रांच चेन अल्केन में, अरे देख लो बच्चे, ये देखो, ये हमारे पास 5 कार्बन ऐसे लगे हुए और ये हमारे पास 5 कार्बन ऐसे लगे हुए, दोनों में से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? एन पेंटेन की होगी कि नियोपेंटेन की होगी? भूल गया लगता है, या लेक्चर ही रिव्यू नहीं किया। ब्रांच आता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी उतनी कम बॉइलिंग पॉइंट होगी। ठीक है, ये डिस्पर्जन फोर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पर डिस्पर्जन फोर्स वीक पड़ जाती है। ठीक है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो इसका मतलब कि जो नियो वाला कंपाउंड है इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो एन पेंटेन की ज़्यादा होगी आइसोपेंटेन से और आइसोपेंटेन की ज़्यादा होगी नियोपेंटेन से। तो ये फर्स्ट वाले हमारे पास करेक्ट हो गया। जैसे एन पेंटेन, जैसे कि अगर 100 है तो ये 80 होगा और ये 60 होगा, क्योंकि आइसोपेंटेन में 1 ब्रांच होगा और नियोपेंटेन में 2 ब्रांच होंगे, ऐसे ही होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जो आप में से किसी ने नहीं दिया अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, चलो थर्ड देखते हैं, थर्ड दो ना। टू प्रिपेयर अ प्योर सैंपल ऑफ एन हेक्सेन यूजिंग सोडियम मेटल एज वन रिएक्टेंट, द अदर रिएक्टेंट विल बी व्हाट? वुड्स रिएक्शन कर रहे हैं ना भाई, सोडियम मेटल से हेक्सेन बनाना है। क्या लेंगे, कौन सा अल्काइल हैलाइड लेंगे कि सोडियम से रिएक्शन करने से हेक्सेन बन जाएगा?
वुड्स रिएक्शन है, हिंट दे रहा हूं मैं आपको। क्या लेना पड़ेगा? हेक्सेन बनाना है। हाँ लबीबा कह रही है, आप कह रही हैं यस, ए लेना पड़ेगा। वेल डन, करेक्ट आंसर। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड या C3H7Br। आपको पता है कि जब इसका सोडियम से रिएक्शन होगा तो NaBr बनेगा और इसका डबल हो जाएगा, C3 का डबल C6 हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो दैट इज हेक्सेन बन जाएगा। तो दिस इज, जितना भी अल्काइल हैलाइड लेते हैं उसके डबल का आपको क्या मिलता है? अल्केन मिलता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड पता नॉर्मली होता है, प्रोपाइल स्ट्रेट चेन में जो लगा वो। ये ले आसान सवाल आपके लिए रखा। इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम हेलो अल्केन द मेटल, यस ये सारा चलो इसकी पता, मुझे पता है, सब बताया था कि मैग्नीशियम। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको पता है मैग्नीशियम यूज करना पड़ता है एज अ मेटल। सोडियम एसिटेट कैन बी कन्वर्टेड टू इथेन बाय व्हाट? सोडियम एसिटेट को मिथेन में, सोडियम एसिटेट को इथेन में कन्वर्ट किस तरह से किया जा सकता है? सोडियम एसिटेट क्या होता है हमारे पास? CH3COO Na और उसको C2H4 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? C हीटिंग विथ सोडा लाइम, पक्का सोडा लाइम में हीट करेंगे अगर हम उसको, तो ये होगा NaOH हो गया, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। तो सोडा लाइम में तो यहाँ से ये निकल जाएगा सोडियम कार्बोनेट बन के, और हमारे पास मीथेन बनेगा। इथेन कहाँ बना है इसके अंदर हमारे पास? कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हमने पढ़ा था ना, बी ऑप्शन, इलेक्ट्रोलिसिस करने से बनेगा। ये तो कोलबेस मेथड था। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। विच ऑफ द पेट्रोलियम करस्पॉन्ड्स टू केरोसिन ऑयल? इनमें से बताएं कौन सा पेट्रोलियम फ्रैक्शन केरोसिन ऑयल को शो कर रहा है? केरोसिन ऑयल, पिटी तेल, हाँ ए, यस ए शो कर रहा है हमें केरोसिन ऑयल को। यस गुड, ठीक है। C15 से लेकर C18 तक होते हैं केरोसिन ऑयल में। इन द रिएक्शन दिस द प्रोडक्ट कॉल्ड, अगर इसके ये रिएक्शन होगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है वो मतलब कौन सी रिएक्शन से बनेगा? कौन सा रिएक्शन है? ऐसे नाम बताए बस इस रिएक्शन का। बड़ा बेसिक सवाल है, बस रिएक्शन का नाम बता रहे जो ऊपर रिएक्शन हो रहा है। ये चार है ना, चार नीचे लिखे हुए ये ऑप्शन है, ये सब छोड़ दें, ये लिखा हुआ है कौन कौन से ईयर में आया। हाँ जी, कौन सा रिएक्शन है? अल्काइल हैलाइड का सोडियम से रिएक्शन हो रहा है। अल्काइल हैलाइड है ना, CH3Br रिएक्शन सोडियम 2 मोल्स ले रहे। यस ए होगा या सोर्स रिएक्शन है, और क्या इतना सोच के आ रहे हो अल्लाह के बंदे। 2CH3Br है ये, और ये सोडियम से रिएक्शन कर रहा है, 2 मोल ऑफ सोडियम, तो 2NaBr बनेगा और इथेन बनेगा। वही चीज तो लिखी हुई ऊपर, और क्या बनेगी? तो ये वुड्स रिएक्शन है ना, सोडियम मेटल आ गया तो वुड्स रिएक्शन ही होना है, और क्या होना है? कपलिंग हो जाएगी, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, आयोडोइथेन रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, द प्रोडक्ट इज, क्या बनेगा? बड़ा बेसिक सवाल है। आयोडोइथेन या इथाइल आयोडाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, प्रोडक्ट क्या बनेगा? डी बनेगा। लबीबा कह रही है वेल डन, डी ही बनेगा, चूंकि आयोडोइथेन, इथेन इज C2H5, उसका डबलिंग कपलिंग हो जाएगी, कपलिंग जब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें यार जवाब देने की, एक ही नाम ले लेके थक जाऊंगा। द मोस्ट वोलेटाइल कंपाउंड इज, सबसे ज्यादा वोलेटाइल कंपाउंड कौन सा? मोस्ट वोलेटाइल से मुराद जो बहुत ज्यादा जल्दी एवोपरेट हो जाए, जो बहुत जल्दी एवोपरेट वो करेगा जिसकी हमारे पास सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगी, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो जल्दी एवोपरेट हो जाएगा। तो सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी इसके अंदर? सबसे ज्यादा ब्रांच ढूंढ लो। यस ए में होगी। एन पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, एन पेंटेन, यस 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ए।
क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रांच आपको दिख रही है, बाकी सब में ब्रांचिंग कम है। तो ब्रांच ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा इसकी लो बॉइलिंग पॉइंट होगी और सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होगा, ये जल्दी एवोपरेट हो जाएगा। 2,2-डाइमिथाइलप्रोपेन, यही नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर है असल में अगर आप बनाएंगे तो। क्लियर है? हर रिएक्शन ना इतनी बड़ी कहानी लेके बैठता है कि हम उसको 1 घंटा भी बात करते हैं ना तो बात चलती ही रहे, लेकिन टीचर को आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, वो फिर आपकी को करना होता है कि आप इसके बारे में रिसर्च करें घर पर कि सर ने ये बात बोली थी, क्या बात थी, ज़रा उसको देखते हैं, सोचते हैं, इसको बनाते हैं, उसको ये सब करते हैं, सब आपका काम है करना। टीचर अगर ऐसा करना शुरू कर दो तो 10 साल में जाकर MD का कोर्स खत्म हो, ऐसा नहीं हो सकता। इन वुड्स रिएक्शन द रिएजेंट यूज्ड इज, अरे बड़ा बेसिक है, वुड्स रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है? सी, यस, सोडियम इज डाई ईथर। ट्राई ईथर यहाँ पर क्या होता है? सही कह रहे हो, ट्राई ईथर होता है क्या है? इनहिबिटर होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। ठीक है, गुड। व्हाट इज फ्रियॉन 12? ये मैंने पढ़ाया नहीं होगा आपको, बट ये एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है। फ्रियॉन 12 क्या होता है? फ्रियॉन गैस कहाँ पाई जाती है? पेस्टिसाइड, सॉल्वेंट, रेफ्रिजरेंट, लुब्रिकेंट, ये कहाँ यूज करते हैं इसको? फ्रियॉन गैस पता है किसी को? इन्फॉर्मेशन है ऐसे ही एक्स्ट्रा, नहीं किसी को है। रेफ्रिजरेंट है ये, फ्रिज के अंदर जो कंप्रेसर होता है ना, फ्रिज के अंदर जो कंप्रेसर लगा होता है, ये एयर कंडीशनर में जो एसीज के अंदर जो कंप्रेसर्स होते हैं उनके अंदर गैस जलती है, वो होती है फ्रियॉन 12। तो एज अ रेफ्रिजरेंट इसको इस्तेमाल किया जाता है ठंडा करने के लिए। देखा है ना, कंप्रेसर गैस कभी लीक भी हो जाती है समटाइम्स, तो वो बुलवाते हैं गैस जलवाने के लिए, तो वो मशीन लाकर गैस फिट करते हैं, उसमें मीटर भी होता है वो गैस लेवल चेक करने के लिए उनके पास। अगर एसी वगैरह अगर कभी रिपेयर होते हुए देखा है आपने, देखा है। तो ये गैस होती है फ्रियॉन 12। द पेट्रोल हैविंग ऑक्टेन नंबर 80 हैज, एक पेट्रोल है उसका ऑक्टेन नंबर है 80, तो बताइए उसकी कंपोजिशन क्या होगी? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यस, ऑक्टेन नंबर की मुराद क्या होती है कि मैं बता दे रहा हूं, चलो हिंट दे देता हूं। पेट्रोल है, गैसोलीन है, ऑक्टेन नंबर का मतलब ये होता है कि उसमें कितना परसेंटेज है। ऑक्टेन नंबर का मतलब होता है, ऑक्टेन नंबर का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन, कितना आइसो ऑक्टेन उसके अंदर मौजूद है, ये होता है ऑक्टेन नंबर। ठीक है, तो जितना ऑक्टेन नंबर अगर 80 है तो आइसो ऑक्टेन मतलब कितना है गैसोलीन के अंदर? गैसोलीन एक मिक्सचर होता है एन ऑक्टेन और आइसो ऑक्टेन का। अगर ऑक्टेन नंबर 80 है तो 80% हमारे पास क्या हो गया? आइसो ऑक्टेन हो गया, और एन ऑक्टेन जो होता है, जो विदाउट अनरिफॉर्म्ड गैसोलीन होता है, वो बाकी परसेंटेज में होगा। तो 80% आइसो ऑक्टेन और 20% एन ऑक्टेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, सिंपल है, बड़ा आसानी से ये बता सकते हैं। ऑक्टेन नंबर बताने चाहिए किसको कहते हैं? परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन गैसोलीन। ठीक है, नेक्स्ट है द शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल इज वेरी सिंपल, जल्दी से बताना। डी, टेट्राहेड्रल। यस, वेल डन। ठीक है, टेट्राहेड्रल होता है। मतलब इस तरह के सवाल भी आते हैं, लेकिन वही बात है ना कि 4 छोड़ के 3 छोड़ के 1, 4 छोड़ के 3 छोड़ के 1 ऐसे सवाल आएंगे जिस तरह के नीचे लिखा ना। लेकिन बाकी तो वैसे आएंगे जिसमें आप परेशान हो रहे हैं बार बार। तो टेट्राहेड्रल ये तो चूंकि हर कोई सही लगा रहा होगा, इस पर नंबर आएंगे ही नहीं। अगर हाँ, जो मुश्किल एमसीक्यूज है ना उस पर अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग इज, पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या है बताइए जरा, चारों में से बेस्ट ऑप्शन चेक कीजिए, चारों में से बेस्ट ऑप्शन क्या है? व्हाट इज पेट्रोलियम रिफाइनिंग? डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम टू गेट डिफरेंट फ्रैक्शंस। यस, सैरिश इज राइट। नाउ हम इसमें पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन करते हैं डिफरेंट फ्रैक्शंस को हासिल करने के लिए। अच्छा, बाकी क्यों नहीं है देख लेते हैं, बाकी क्यों नहीं है ये भी देख लेते हैं अगर आप परेशान हो रहे हैं तो। कि ऑब्टेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स फ्रॉम एलिफेटिक कंपाउंड प्रेजेंट इन पेट्रोलियम, ऐसा कुछ नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड हासिल नहीं करते हम पेट्रोलियम में से। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम टू गेट गैसियस हाइड्रोकार्बन, क्रैकिंग तो एक अलग प्रोसेस है और रिफाइनिंग एक अलग प्रोसेस है। प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, ऐसा भी कुछ नहीं किया जाता, प्यूरिफाई नहीं करते हम उसको, हम उसमें से डिफरेंट फ्रैक्शंस ही हासिल करते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कमर्शियल गैसोलीन्स द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विच आर मोर डिजायरेबल इज व्हाट? कमर्शियली जो गैसोलीन सोल्ड होती है पेट्रोल पंप्स वगैरह में, तो कौन
दूसरी जो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन है वो ज़्यादा डिज़ायरेबल होती है, मतलब वो यस ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, ब्रांच, क्योंकि ब्रांच के अंदर हमें पता है फ्यूल लॉकिंग क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। तो इस वजह से ब्रांच हाइड्रोकार्बन ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, वो ज़्यादा बेनिफिशिएंट होता है और वो ज़्यादा डिज़ायरेबल भी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ब्रांच्ड, इसमें ब्रांचिंग हो गई हो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसकी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है? सेम है, ब्रांचेस देख लो, ब्रांच जिसमें कम हो वो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। यस, ब्रांच जिसमें कम हो, चूंकि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हैं, जिसमें ब्रांच ना हो, स्ट्रेट चेन हो, स्ट्रेट चेन ढूंढे, स्ट्रेट चेन 2 आपको मिल जाए, बी और सी। अब इसमें भी कंपटीशन होगा, टॉप से बॉटम क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स में? यस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है ना, तो सी करेक्ट होगा फिर उस सूरत में। एन-ब्यूटेन नहीं होगा क्योंकि 4 कार्बन है उसमें, इसमें 7 कार्बन है। विच गिव्स मीथेन व्हेन ट्रीटेड विथ वाटर, किस चीज को पानी में डालेंगे तो मीथेन मिलेगा? देखें, इसमें सिंपल है कि कैल्शियम कार्बाइड तो कट जाएगा ऐसे, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इथाइन मिलेगा, मीथेन नहीं मिलेगा। और आयरन कार्बाइड और सिलिकॉन कार्बाइड भी रिएक्शन नहीं करते हैं वाटर से, तो एल्यूमिनियम कार्बाइड आपको मीथेन देगा। कैसे देगा? रिएक्शन यहाँ पर आप देख लें, एल्यूमिनियम कार्बाइड होता है Al4C3, Al+3 वैलेंसी, कार्बन की +-4 वैलेंसी, वैलेंसी इंटरचेंज हो जाती है। वाटर से रिएक्शन कराएंगे, वाटर से रिएक्शन मतलब HOH से रिएक्शन करेगा, ये यहाँ जुड़ा, ये यहाँ जुड़ा, तो एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ये यहाँ पर मीथेन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से मीथेन मिल जाता है हमें, ठीक है। तो सही समझ में आ रही बात। ये थोड़ा सा अच्छा इसका लेवल जो है ना, ये जो MCQs मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये MCQs का जो लेवल है ये आपके PMC से या फिर नस से या किसी भी MCQs के लेवल से हायर लेवल है। वजह क्या है? चूँकि ये सारे MCQs जो है ना वो इंडियन टेक्स्ट बुक बोर्ड से, इंडिया के जो एग्जाम्स होते हैं ना, जो वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम्स जो कहलाते हैं, तो ये MCQs वहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि आप उसमें नीचे ईयर भी मेंशन हो रहे होंगे ना, जैसे NCERT इंडियन कोर्स को कहते हैं NCERT, ठीक है। तो वो ईयर लिखा हुआ है यहाँ पर। इस तरह से IIT इज कॉल्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और JEE उसका टेस्ट होता है, IIT-JEE जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दुनिया के कुछ टॉप 100 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो होती है ना इंडिया के अंदर जो मौजूद है, IIT मुंबई, IIT डिफरेंट, तो उसके टेस्ट पेपर्स हैं ये, उसके लिहाज से मैं करा रहा हूँ। तो जो कि जिनका लेवल PMC से भी ऊपर का होता है, तो ये वो कर लेना से मुराद होता है कि PMC ऐसे ही हो गया। क्योंकि PMC भी मुझे एज अ टीचर PMC भी आसान लगती है, मुझे मज़ा नहीं आता उसको सॉल्व करने में। MD कैट को इंडियन ज़्यादा सॉल्व करने में मज़ा आता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल MCQs बनाते हैं वो। क्योंकि जो बच्चे इंडियन टेक्स्ट बुक को कर लेते हैं ना, मतलब मिसाल के तौर पे, या उसके पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं, वो तो पाकिस्तान का A to Z हर टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल तरीन टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया का पूरी दुनिया में माना जाता है कि डिफ़िकल्ट टेस्ट होता है, उनके नीट के टेस्ट होते हैं मेडिकल के, और IIT-JEE जो उनका इंजीनियरिंग का होता है। तो मैं वही आपको करवा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता के लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में नहीं डाल रहा हूँ। अगर आप बता रहे हो तो अच्छी बात है, डरे मत कि नहीं यार सर ऐसा क्यों करवा रहे हैं हमसे। कॉन्सेप्ट है तो सब हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम कंसिस्ट मेनली ऑफ, पेट्रोलियम किस पर कंसिस्ट करेगा, किसकी पेट्रोलियम जो है वो मिक्सर किस चीज़ का होता है? चारों में से सोच के बताएं, पेट्रोलियम किसका मिक्सचर है मेनली? यस बताएं बताएं, सही इजी है, कोई तो परेशान क्यों हो रहे हैं? ए शायद क्या ए ही है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, चैप्टर का नाम ही एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। तो पेट्रोलियम के अंदर सारे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, अल्केन्स खास तौर पे, ठीक है। इन अल्केन्स द बॉन्ड एंगल इज वेरी सिंपल, हर कोई बता सकता है, ए 109.5 डिग्रीज, ठीक है, सिंपल। टेट्राहेड्रल होता है ना ये। इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स a concentrated solution of sodium or potassium salt of saturated carboxylic acid are subjected to what? अल्केन को बनाने के लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं और उसकी क्या कर देते हैं? हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या मतलब CH3COONA ले लिया, इससे अल्केन बनाना। तो क्या किया जाएगा इसका? चारों में से
हाइड्रोलिसिस करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, हाइड्रोजनेशन करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे? देखो दो तरह से बन सकता है। अगर आपने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया ना, या तो आप डीकार्बोक्सिलेशन करते हो सोडा लाइम के जरिए, या फिर आप कर लेते हो क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। बस फर्क ये होगा कि जब आप डीकार्बोक्सिलेशन करोगे तो मीथेन बन जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो डबल हो जाएगा ना, उसमें CH3 मिलकर इथेन बना लेगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ेगी, जिसको हम कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड कहते हैं। एक ही जो बोर्ड पे मैंने लिखी थी कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, मैं बोला उसको याद रखो, अल्केन्स को बनाने के लिए होता है, अल्कीन्स अल्काइंस भी बनते हैं उससे। ठीक है, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन अगर आपको करना है तो उस पर बताया था। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन एन एग्जाम्पल ऑफ अल्केन्स की जो हैलोजिनेशन होती है, अल्केन्स को जो हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, किसकी एग्जाम्पल है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। वेल डन। नॉन पोलर होता है जो कि अल्केन, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करता है। ठीक है। कैरोसिन इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? कैरोसिन किसका मिक्सचर होता है, मतलब मिट्टी तेल? सोचें। कैरोसिन इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? देखो कैरोसिन पेट्रोलियम फ्रैक्शन है, और पेट्रोलियम फ्रैक्शन जितने भी हैं वो सारे के सारे अल्केन्स पर ही मुश्तमिल होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, डीजल हो, वो गैसोलीन हो, वो कैरोसिन हो, वो पैराफिन वैक्स हो, वो डीजल वो कोई भी हो, वो सब के सब अल्केन्स ही तो हैं, स्ट्रेट चेन अल्केन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यही तो बता रहा था मैं, अल्केन्स एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से ही होते हैं। तो कैरोसिन अल्केन्स का मिक्सचर है ना, मल्टीपल अल्केन्स मिले होते हैं, जिसमें बताया था C12 से C15 तक मुख्तलिफ अल्केन्स मिले हुए होते हैं। आइसोऑक्टेन इज मिक्स टू द पेट्रोल। आइसोऑक्टेन को क्यों पेट्रोल में मिक्स करते हैं गैसोलीन के अंदर? डी ऑप्शन, एज एन एंटी नॉक। यस, वेल डन। एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे रिफॉर्मिंग करने के लिए करते हैं ना ये आइसोऑक्टेन, रिफॉर्म पेट्रोल बन जाता है। ठीक है भाई। नेचुरल गैस कंटेंट्स मेनली, अब ये तो बता ही दो भाई, हाँ, मीथेन 95%। अब ये नहीं बता दो तो तुम लोग कहीं से बाहर ही निकाल लेते सबको। मीथेन पे 95% मीथेन होता है। विच कंपाउंड इज नॉट इनफ्लेमेबल? जलता कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं जलता? बी नहीं जलता। इथाइल अल्कोहल नहीं जलता क्या? इथाइल अल्कोहल नहीं जलता क्या? शराब की बोतल में आग लगा सकते हैं? ए करेक्ट है। देखो हाइड्रोकार्बन सारे ही जलते हैं, इसमें कौन सा है जो हाइड्रोकार्बन नहीं है? सी हाइड्रोकार्बन नहीं है। सी मिथेन है, ये नहीं चलेगा तो घर में खाना ही नहीं पकेगा। यस यस, अच्छा CCl4 कह रहे थे, तो CCl4 नहीं जलता कार्बन टेट्राक्लोराइड, चूंकि हाइड्रोजन नहीं है इसके अंदर। जाहिर सी बात है, मिथेन तो बच्चा भी बता देगा आप इससे बनेगा, जलेगा ही। प्रोपेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोपीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? प्रोपेन को प्रोपीन से किस मेथड से बनाया जा सकता है? बहुत आसान है। प्रोपेन बनाना है प्रोपीन से, क्या मेथड फॉलो करेंगे? प्रोपीन अल्कीन हो गया ना भाई, C3H6, इसको क्या बनाना है? C3H8। कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे ऐसा? तो जो प्रोपीन से प्रोपेन बनाना है, प्रोपीन में ऐसा क्या करेंगे प्रोपेन बन जाए? बहुत आसान है, बहुत आसान, एनीबॉडी कैन टेल। यस, वेल डन लबीबा। हाइड्रोजनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। डी, हाइड्रोजन ऐड कर दो, बन गया C3H8, और क्या हुआ? एडिशन रिएक्शन। द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट इन पेट्रोलियम? ए, टेट्राइथाइलेट। ठीक है, गुड, सही है। गैसोलीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम ऑयल बाय इट्स डैश? भाई सिंपल आसान सवाल है। पेट्रोलियम से गैसोलीन किस तरह हासिल कर सकते हैं, क्या बता रहे हैं? यस, ए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हासिल कर लेंगे, सिंपल। तो बॉइलिंग पॉइंट रेंज के तबार से अलग अलग फ्रैक्शंस रिमूव हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अल्केन? इनमें से कौन सा अल्केन नहीं देगा? कौन से रिएक्शन से हमें अल्केन नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा अल्केन। 3 से मिल जाओगे, 1 से नहीं मिलेगा। कौन से रिएक्शन अल्केन नहीं देगा? सोचें।
ए रिएक्शन ऑफ CH3 विथ सोडियम इन ईथर, ये तो बिल्कुल देगा भाई, इथेन बना लेगा, वुड्स रिएक्शन है वो। तो अब BCD अरमान का तो हो गया ख़त्म, बाकी बोले। और कोई बताएगा? तुक्का मार दो। क्या सैरिश क्या कह रहे हो? नहीं कह रहे हो कुछ भी, मैं देख लेता हूँ। चलो मैं बताया तो रिएक्शन ऑफ सोडियम एसीटेट विथ सोडा लाइम, ये भी अल्केन देगा। CH3COON और सोडा लाइम, मीथेन बन जाएगा इससे। मीथेन बनेगा ना, सोडियम एसीटेट क्या यही है ना, और सोडा लाइम क्या होगा NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, मीथेन बनेगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन, इससे भी बन जाएगा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इथेन बन जाएगा। लास्ट डी करेक्ट ऑप्शन है। रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड विद अल्कोहलिक KOH, एलिमिनेशन रिएक्शन। इथाइल क्लोराइड लिया और इसका रिएक्शन किससे करा दिया? KOH से करा दिया, तो क्या होगा? KCl बनेगा, वाटर बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। इससे क्या बनेगा? अल्कीन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएगी यहाँ पर। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, उससे क्या बनता है? एंड प्रोडक्ट अल्कीन बनता है ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इतना मुश्किल तो नहीं था यार, तो लोग तो परेशानी हो गए सारे बैठ के इसमें पढ़ा हुआ है ये सब रिएक्शन। LPG इज अ मिक्सचर ऑफ, ये कैसे बता सकेगा कोई इसको? LPG फुल फॉर्म क्या है LPG की? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG गाड़ियों में डलता है, ये बॉटल गैस जिसको हम कहते हैं। सिलेंडर में नहीं भरते हैं गैस, जो सिलेंडर में जो होटल वगैरह में होता है, बैठान के जैसे चाय बनाता है वो, और इस तरह से पिकनिक वगैरह में भी लेकर जाते हैं जो सिलेंडर। क्या होता है? कौन सी गैस होती है? वही गैस सिगरेट लाइटर के अंदर भी मौजूद होती है लिक्विड फॉर्म में। देखो उसमें ब्यूटेन तो होता ही है, यस BU तो हो गया। ब्यूटेन और प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है वो, प्रोपेन ब्यूटेन मिक्स करते हैं ना, ये दोनों कंबस्टेबल गैसेस हैं, तो LPG बनता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। सिलेंडर में जो गैस आती है बोटल गैस उसको कहते हैं, ठीक है ना, ऑरेंज कलर का डिफरेंट कलर का सिलेंडर होता है, लंबे लंबे, उसमें भरी हुई होती है गैस। नहीं देखा LPG कभी? गाड़ियाँ भी चलती थी पहले इस पर, अब तो बैंड लग गया उस पर, LPG वाली हाईरूफ वगैरह चला रहे होते थे इस पर। लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी में आग लगती है इससे, तो डेंजरस होता है, फट भी जाता है धमाके से ना, एक्सीडेंट वगैरह जो होता है कि सिलेंडर फट गया गैस का, तो वो यही फटता है LPG, डेंजरस होता है। कार्बन ब्लैक विच इज यूज्ड इन मेकिंग प्रिंटर्स इंक इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ व्हाट? यस डी, मीथेन। तो मीथेन है ना CH4, इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं तो कार्बन ब्लैक अलग होता है, हाइड्रोजन अलग होता है। तो कार्बन ब्लैक जो है वो हम प्रिंटर के इंक में जो भी होता है ना, टोनर जिसको हम बोलते हैं ब्लैक कलर का, तो वो कार्बन ब्लैक होता है। मीथेन का डिकम्पोजिशन हासिल होता है, हाइड्रोजन गैस भी बनती है उससे, और कार्बन ब्लैक भी ऑब्टेन होता है। द एडिशन ऑफ टेट्रा इथाइल लेड टू पेट्रोल, जब हम पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? क्यों ऐड करते हैं पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड? चारों में से बेस्ट आंसर बताएं क्या हो रहा है? कौन बता रहा है? यस यस सही है, बी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। रेजेस ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर इंक्रीज कर देता है ना ये, लॉकिंग डिक्रीज करके आइसो ऑक्टेन बना देता है। नॉकिंग साउंड अकर्स इन इंजन व्हेन फ्यूल, खटपट की साउंड इंजन के अंदर कब प्रोड्यूस होती है? जब फ्यूल क्या करता है? यस इग्नाइट्स रैपिडली, जब तेजी से चलता है ना जो स्ट्रेट चैनल केन, तो इंजन के अंदर वो लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉकिंग साउंड। तो रैपिडली इग्निशन जब होती है ना इंजन के अंदर गैसोलीन की, तब जो है नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये सब रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम से टॉपिक से आ रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन सॉल्यूशन इन कार्बन डाइसल्फाइड? ब्रोमीन वाटर को, मतलब ब्रोमीन वाटर को कौन डिकलराइज नहीं कर सकता? ब्रोमीन वाटर टेस्ट था सी, या इथेन नहीं कर सकता लबीबा, वेल डन, बिकॉज इट इज सैचुरेटेड, ये अनसैचुरेशन टेस्ट है, अल्केन हमेशा नेगेटिव देगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, एनहाइड्रस सोडियम एसीटेट ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव्स, तो बहुत बार कर लिया अभी आज ही। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम से हीट करो, क्या बनेगा? बी, यस लबीबा, वेल डन, मीथेन बनेगा। ठीक है, CH3COON प्लस NaOH। तो बाकी रोज बताओ, सब तुम लोग भी तो बताओ, बैठे हुए हो, बता सकते हो कि ऐसा मसला नहीं है, इजी MCQs है, कोई इतना खास नहीं है।
अगर से कितने कितने ईयर में आया हुआ इंडियन के, हमें भी आता है, हमें कुछ ऐसा मसला नहीं है। वाटर गैसेस, ये तो बहुत आसान, हर कोई बता सकता है, तो दूसरों को बताने ही नहीं दे रही हो। सी याद करके आओगे घर चाहिए, इंडिया का पेपर ही पढ़ के आ गए तुम। सी है, ठीक है, सिंपल। अच्छा ये कि टेस्ट दिया तो तैयारी बिल्कुल फ्रेश है माइंड के अंदर। CaCO+H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर, क्योंकि ये आपको कहीं मिलेगा नहीं ना, ये थोड़ी ना हमारे यहाँ किताबों में होता है ये वाला MCQ, इंडिया वाले इसको पढ़ते हैं, हम थोड़ी ना पढ़ते हैं। मैंने इसलिए उठाया कि कहीं से आपको पता ना जाए कि मैंने MCQs कहाँ से ले रहा हूँ, लेकिन आप बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, जो रट के कोई नहीं आ सकता घर से, एक बच्चा भी। A sample of gasoline contains 81% isooctane and 19% N-heptane. Its octane number will be what? क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, क्योंकि जितना आइसोऑक्टेन होता है वही ऑक्टेन नंबर है। 81% जो है 81 इसका ऑक्टेन नंबर हो जाएगा। नंबर है ना, परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन, ऑक्टेन नंबर होता है। द प्रिपरेशन ऑफ इथेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम एसीटेट, कौन सा रिएक्शन नाम बताइए? नहीं बताओगे तो मैं सबको बाहर निकाल दूंगा क्लास से। सी, कोलबे सिंथेसिस। धीरे धीरे से कोलबे तो चिल्ला रहे हो मैं इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, और क्या कर रहा हूँ। बी कहाँ से हो गया? सेबेटियर सेंटर रिएक्शन, वो हाइड्रोजनेशन होती है। हाइड्रोजनेशन जो हम करते हैं ना उसी का नाम होता है सेबेटियर सेंटरेंस रिएक्शन। जिसको साइडिश ने स्पेलिंग भी पूछी थी, पता नहीं कैसा अजीब सा था ये, जब पढ़ा रहा था उसको मैं, सेबेटियर सेंटरेंस रिएक्शन, तो वो हाइड्रोजनेशन थी, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। कोलबे सिंथेसिस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस आ गया तो कोलबे रिएक्शन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें से कौन सा, ये थोड़ा ट्रिकी है, कौन सा एंडोथर्मिक नहीं है, मतलब कौन सा एक्सोथर्मिक है? किस रिएक्शन में हीट रिलीज होगी? देनी नहीं पड़ेगी, रिलीज होगी, जिसमें बॉन्ड बन रहा होगा। सी, यस, कंबस्शन ऑफ प्रोपेन। कंबस्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। वेल डन। क्रैकिंग के प्रोसेस में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग व्हाट हैपेंस? बताएं कि जब क्रैकिंग की जाती है, क्रैकिंग के प्रोसेस जब हो रहा होता है तो क्या होता है उस सूरत में? व्हाट हैपेंस इन द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग? हाँ, सी, यस, हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकम्पोज टू गिव लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। यस, वेल डन। सी, क्रैकिंग का मतलब यही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। अल्केन्स के जो होमोलोगस सीरीज चलती है ना, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ओनेन, डिकेन, कौन सी बात गलत है इसमें से? इनकरेक्ट है होमोलोगस सीरीज के बारे में, सोच के जवाब देना है, ट्रिकी है ये भी। क्या? डी, सरिश ने कहा डी, शो अ रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। नहीं, रेगुलर डिग्रेडेशन तो आती ही है, चूँकि रेगुलर ग्रेडेशन से मुराद के बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन आ रही होती है रेगुलर। सी भी नहीं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है होमोलोगस सीरीज के सारे कंपाउंड्स की। प्रॉपर्टीज केमिकली सिमिलर होते हैं, फिजिकली चेंज होता है, यही होगा। ऑल आर स्ट्रेट चेन हाइड कंपाउंड। ब्रांच भी हो सकते हैं ना भाई, अब थोड़ी सुनना कि पेंटेन स्ट्रेट चेन ही हो, पेंटेन ब्रांच भी हो सकता है, ब्यूटेन ब्रांच भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन है कि सारे स्ट्रेट चेन नहीं होते हैं। सिर्फ मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ये तीन है जो कि स्ट्रेट चेन होते हैं। बाकी ब्यूटेन से हमारे पास स्ट्रेट ब्रांच सब आना शुरू हो जाता है ना। ब्यूटेन में 2 आइसोमर, पेंटेन में 3 आइसोमर बनते हैं ना, चेन आइसोमर्स। तो मैं बोला भी ट्रिकी है, थोड़ा दिमाग लगाओ, 2 गलत करके तीसरा सही बताया। इतना चांस नहीं होता पेपर के अंदर, चलो इसका भी नहीं आया, दूसरा लगा देते, एक ही सही होना चाहिए। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ सोडियम प्रोपेनोएट विथ सोडियम गिव्स। ड्राई डिस्टिलेशन से मुराद सोडा लाइम, मतलब सोडा लाइम रिएक्शन है, डिकार्बोक्सिलेशन। क्या बनेगा सोडियम प्रोपेनोएट के डिकार्बोक्सिलेशन से? कोई बता सकता है? सोडियम प्रोपेनोएट किसे कहेंगे? देखो ये तो हमारे पास हो गया सोडियम एसीटेट, 2 कार्बन है तो एसीटेट, और C2H5COON है, दिस इज सोडियम प्रोपेनोएट। इसका सोडा लाइम मतलब कास्टिक सोडा और क्विकलाइम एरो के ऊपर आ गया, ये सोडियम कार्बोनेट बन के निकल जाएगा पूरा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? C बन जाएगा, इथेन बनेगा, सिंपल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द MCQs। जितने MCQs थे यहाँ पर वो फाइनली हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किए। तो ये हमारे पास चैप्टर जो 8 होता है ना, वो यहाँ पर फाइनली कंप्लीट हो गया। MCQs भी सारे इसको सॉल्व कर लें जो पॉसिबल हो सकते थे। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर यही है कि मैंने अब इसमें
जो आपको लेक्चर्स हैं वो अपलोड भी कर दूंगा, बाकी स्लाइड्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब जैसे आपके पास नंबर जैसे कि नहीं है तो मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, वैसे ज़्यादा सबके पास ही है, बस न्यू स्टूडेंट आप हैं तो आपके पास नहीं होगा। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं आपको स्लाइड, आपका नाम और नेम और क्लास भेज दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा व्हाट्सएप पर। तो इसमें क्या होगा कि आप इसमें मैं आपको स्लाइड भेजना शुरू कर दूंगा। तो ये एप्टीट्यूड इसी चीज़ का नाम है, रैपिड कॉन्सेप्ट्स का नाम है, ठीक है। रैपिड कॉन्सेप्ट इसी को कहते हैं। जैसे मैं ऑर्गेनिक में अच्छा खासा मैं पक्का करना चाह रहा हूँ आपको कि इसमें से आप ऑर्गेनिक बिल्कुल मास्टर हो जाए आप इसमें गलती ना हो। पहले आपको नहीं आती थी ऑर्गेनिक में, जैसे मिसल करता आप मैट्रिक या फर्स्ट में तो आपको पता नहीं था क्या चीज़ थी, अब आपको आती है चीज़ें, पता है कि सर ये चीज़ है। अब नामोनियत नहीं होती है, हम हर तरह का फेडरल, पंजाब, ये वो सब हम देख रहे होते हैं, हमें पता लग रहा होता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, ताकि हम उसके मास्टर बन सकें। एप्टीट्यूड के लिए ऐसे ही करना है, ठीक है, कि मास्टरी करनी है सब्जेक्ट्स के अंदर। तो मास्टरी करने के लिए सेम यही तरीका जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो फिर आपको उसके फ्रूट्स मिलेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो फिर आपको फ्रूट्स नहीं मिल सकेंगे इसके, ठीक है। आपका जो ड्रीम है आपको अचीव करना है तो उसके लिए हार्ड वर्क कंपलसरी है, ठीक है। और कोई इतना मुश्किल नहीं होता, बच्चे जस्ट हवाई बनाया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट मुश्किल है और ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं होता। मतलब मेरे सामने पीएमसी के बच्चे टेस्ट पेपर लेकर आते हैं, मैं आँख बंद करके जवाब देते रहता हूँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, कुछ भी नहीं है। मैंने क्या है, कुछ पेपर ही नहीं आया ऐसा। बच्चे टेंशन में, सर हम तो परेशान हो गए थे इतना इसके बारे में। तो वो स्टूडेंट्स की लैक ऑफ नॉलेज है जिस पर वो परेशान रहते हैं। वो उन्होंने पढ़ा नहीं होता ठीक तरह से, उसी सिंध बोर्ड को लेकर बैठे हुए होते हैं, उसी को रट रहे होते हैं, जो कि वो भी नहीं हो पा रहा होता। केमिस्ट्री सिंध बोर्ड से भी बच्चा नहीं पढ़ रहा होता ठीक तरह से, सही से, तो फिर बाकी बोर्ड्स को तो छोड़ ही दें कि वो क्या पढ़ेंगे। मैं तो कहता हूँ बोर्ड का नाम होना ही नहीं चाहिए कि सिंध बोर्ड क्या, फेडरल बोर्ड क्या, पंजाब बोर्ड क्या, इंडियन बोर्ड क्या, कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री, बस केमिस्ट्री है। मैं बच्चों को हमेशा ये बताऊँ केमिस्ट्री क्या है, भाई केमिस्ट्री है बस वो। अब वो दुनिया की किसी भी किताब से पढ़ लो, वो केमिस्ट्री एक ही रहेगी। कॉन्सेप्ट आपका बनना होगा तो सिंध बोर्ड से ही बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो फेडरल, पंजाब, कुछ पढ़ के नहीं बनेगा। रट नहीं सकते इन चीज़ों को। मैं आपको अलग अलग टेक्स्ट बुक इसलिए दिखा जस रहा होता हूँ कि भाई देखें इस चीज़ को इस टेक्स्ट बुक में कैसे एक्सप्लेन किया गया है, सिंध बोर्ड में क्या था, इसमें किस तरह से, बस। उसके अलावा और मैं कोई बात नहीं कर रहा होता आपसे। बड़ा ऐसी बात है, मैं थोड़ी ना बोलूँगा रटो बैठ के 3 किताबों को। मतलब केमिस्ट्री की आप 3 किताबें रटेंगे, फिर फिजिक्स की रटेंगे, फिर बायो की रटेंगे, तो ये नामुमकिन है ऐसा करना। मतलब इंसान पागल हो जाएगा, बट कर नहीं सकेगा कंप्लीट ये। लेकिन कॉन्सेप्ट्स है ना, वो इंसान डेवलप कर सकते हैं अपने, उसके लिहाज से फिर उसके मार्किंग्स आ सकती हैं, ठीक है ना। अभी लास्ट टाइम मैंने स्टेटस पे भी, अगर आपने देखा था, लगाया था 2 स्टूडेंट्स जिनका MBBS में होता, JSMU में, तो उनका भी बताया था। तो वो भी अपने स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इसी चीज़ों के बारे में गाइड किया करता था कि भाई देखें इस तरह से एडमिशन होता है, ये चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने हार्डवर्क किया तो हार्डवर्क का फ्रूट उन्हें मिला, बहुत सारों को नहीं मिला। क्योंकि देखो आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है और आपका कॉन्सेप्ट है, बट टीचर के सामने बैठते तो आप कुछ नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर हम तो बस हमारी तैयारी हुई हुई है, बेहतरीन है सर, आला है। मैं उनसे एक सवाल कर लूँ, वो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर ये क्या हो गया, मतलब ये क्या बात करें सर। मतलब मुझे पता है ना बच्चा कितनी पानी में, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, इतने आराम से नहीं बन जाते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। और आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि मैं अपने स्कूल में अच्छा परफॉर्म करती थी, स्कूल में मेरी तारीफ होती थी। तो देखो एक तो पॉजिटिव अप्रोच ही होती है कि लोग आपकी तारीफ करते हैं। मतलब अगर आप थोड़ा सा पीछे भी होते हैं ना, तो अखलाकी तरीका तो ये होता है कि आपकी तारीफ की जाती है स्कूलों में, घरों के अंदर। भले आप थोड़ा बैकवर्ड है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपको बोल देंगे बेटा तुम तो बिल्कुल डल हो, तो यकीनन आप दिल में थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाएंगे। तो बचपन से आपको जैसे बोला गया होगा, नहीं भाई तुम बेहतरीन हो, आला हो, अच्छा पढ़ते हो, ये वो, तो उससे क्या होता है आपके अंदर एक चीज़ आ जाती है ना कि बस मुझे आता है। वो लोग इसलिए नहीं बोलते हैं आपके सामने कि आप बुरा फील ना करें, लेकिन असल में आपके अंदर कमियाँ होती हैं, वो आपको निकालनी पड़ती हैं। तभी तो नहीं होता। MD कैट देकर आते हैं बड़े बड़े स्कूल के टॉपर अपने नोट स्कूल में फर्स्ट, नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक फर्स्ट आए होते हैं, इंटर में फर्स्ट आए होते हैं। वो बच्चे टेस्ट के अंदर फेल होकर आ रहे होते हैं कि टेस्ट में कम नंबर ला के ला रहे होते हैं और उनका एडमिशन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा होता। वजह यही है ना कि जो चीज़ चाहिए ना उनको बिल्कुल अलग चीज़ चाहिए। उनको स्कूल का टॉपर नहीं चाहिए, उनको कॉलेज का टॉपर नहीं चाहिए, उनको चाहिए एक ऐसा बच्चा जिसके कॉन्सेप्ट पक्के हो, जिसके कॉन्सेप्ट हिले हुए नहीं हो। MD कैट को ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है, या MBBS के लिए वो स्टूडेंट्स चाहते हैं। तो कभी भी इसको नहीं सोचना है कि सर ये वो, आप होंगे भले। इंटर की परसेंटेज मैटर नहीं करती है, मैं बच्चों को बहुत बताता हूँ। इंटर में आपकी जो भी परसेंटेज आ गई, अच्छी आ गई, बुरी आ गई, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। मेन आपके टेस्ट मैटर करता है, चूँकि इसमें बहुत ग्रेजुअल चेंजिंग आती है। परसेंटेजेस में क्या होता है, हर बच्चे A1 और A ग्रेड में रहता है। मतलब 80s में, 90s में, बड़ी तादाद में आपको बच्चे कराची में भी मिल जाएंगे, 80s और 90s में। लेकिन ये अगर आप टेस्ट में आओगे ना, तो टेस्ट में मार्किंग आप देखकर परेशान हो जाओगे कि आपको 100 नंबर से लेकर 200 नंबर के बीच में कितने बच्चे मिलेंगे।
110, 120, 130 वाले भी 140, 150, 160, 170, 180, हर तरह के बच्चे। जैसा ऐसा नहीं है कि हर सबके नंबर 180, 190, 180, 190 आ रहे हैं MD कैट में, नहीं। आपको 100 वाले 110 से 120 वाला बच्चा भी मिल सकता है और आपको 180, 190 वाला भी मिल सकता है। लेकिन कराची में क्या होता है, इंटर में ज़्यादातर A1 और A ग्रेड ही मिल रहे होते हैं हमें, तो ये ज़्यादा आसान सिस्टम होता है इंटरमीडिएट को निकाल लेना। लेकिन जो है ना टेस्ट को निकालना वो बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पर आपको बहुत तरह के स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो ये चीज़ है, इसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि हार्डवर्क ज़रूरी है। जो चीज़ लेक्चर्स दे रहा हूँ, भले आप उसको नहीं लिख रहे हैं, मैं हमेशा बताता हूँ, आप रजिस्टर तैयार करें, उसको आप लिखना शुरू करें। तमाम लेक्चर्स को जो है स्लाइड्स के थ्रू, उसको स्लाइड पर इक्तफा ना करें, उसको लिखें भी लाजमी, ताकि आपको रिव्यू करने में आसानी हो। आप थोड़ा सा अगर आप अपने आप को वो प्रोक्रेस्टिनेट कर दोगे ना, लेजी बन जाओगे, नहीं सर छोड़ें स्लाइड में तो है क्या, दोबारा करें। लेक्चर्स लाजमी नोट डाउन करें और अपने पॉइंट्स बनाएं, जिस तरह से नोट्स फॉर्म किए जाते हैं। कोई किताब पढ़ने की आपको नीड नहीं होनी चाहिए, कोई नोट्स किसी काम नहीं आते इसके अंदर, ठीक है। ये सब MCQs आप उस वक्त सॉल्व कर पाएंगे जब आपको लेक्चर आपके ऊपर आपको पूरा कमांड आपको होगा। इसलिए मैंने पहले लेक्चर दिया, उसके बाद मैं MCQs पढ़ लेकर आया हूँ, ठीक है। ये चीज़ है, तो बस ये इसके लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। बच्चे कहते हैं ना सर MD कैट के लिए सर मुझे को 50 MCQs बता दें सर, कुछ 100 MCQs बता दें सर। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे भी आते हैं जो व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं कि सर वो कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बता दें सर MD कैट के लिए। भाई इतना ही आसान होता ना तो हर गली में 4 डॉक्टर घूम रहे होते। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs निकल के सामने आ जाता आपके, तो ये बेटा ये 100 MCQs इसी में से आएगा, तो ये फालतू की बात है ये सारी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर कि गैस पेपर, जैसे इंटर में तो मिल जाते हैं ना गैस पेपर, इसमें कोई गैस पेपर नहीं होता, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो उसके लिए ये ना कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पूरे रखें, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, कुछ नहीं है। आइदर आप पास करेंगे या तो नहीं करेंगे। ड्रीम है, अगर ड्रीम है, इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इफ़ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, अगर NED जाना चाहते हैं, नस्ट जाना चाहते हैं, ड्रीम है तो उस ड्रीम के लिए मेहनत करें। ड्रीम ही नहीं देखा सर, कोई मसला ही नहीं सर, पढ़ लिख के क्या करना है, पढ़ लिख के कोई बड़ा आदमी बना है, नहीं सर छोड़ दिए, पढ़ना ही नहीं है सर, कोई मसला नहीं सर, वो हम एलोन मस्क बनेंगे, बिल गेट्स बनेंगे सर, इंटर पास करके हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनेंगे। जब ये सोच रखी हुई हो तो जरूरत ही नहीं पढ़ने की भाई। अगर ज़िंदगी में अगर आप सोच रहे हो पैसा ही कमाना है, तो पैसा कमाना है तो उसके 10 रास्ते और हैं, फिर ज़रूरत नहीं है ये सब पढ़ाई फालतू में ये सब चीज़ पढ़ने की, फिर ये टाइम वेस्टेज है। हाँ, अगर ड्रीम देखा है, नहीं सर मैं अपने आप को डॉक्टर देखना चाहती हूँ, मैं आपको इंजीनियर देखना चाहता हूँ अपने आप को, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। ड्रीम को टूटने से बचाना है तो सिर्फ पैसे कमाने हैं ना, तो कभी इस फील्ड पे नहीं आओ। तो सोच रहे हैं ना सर वो पैसे कमाएंगे सर डॉक्टर बन के, तो नहीं भाई, कोई पैसे वैसे नहीं डॉक्टरी के अंदर, मैं फिर बता रहा हूँ, बोलने की बात है, नहीं आओ इस फील्ड में। सर वो इंजीनियर बन के पैसा बहुत कमाएंगे, तो भाई कोई पैसे वैसे नहीं है, नहीं आओ इस फील्ड में। इंजीनियर ऐसे घूम रहे होते हैं जिनके पास स्किल्स नहीं होती हैं। तो बेहतर ये है कि आप ये ना सोचें कि मुझे पैसे बनाने हैं, ये सोचें कि मैं इस फील्ड को पढ़ रहा हूँ, जो इसमें मुझे इंटरेस्ट है और मज़ा आता है इसको पढ़ने में, और इस वजह से मैं ये चीज़ करूँगा, इसलिए मैं ये बनूँगा। मुझे MBBS की पढ़ाई पसंद है, मुझे मेडिकल की पढ़ाई पसंद है, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पसंद है, इसलिए मैं डॉक्टर बनूंगी। मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स पसंद है, इसलिए मैं इंजीनियर बनूंगा, और मुझे मज़ा आता है इसको पढ़ने में, टाइम पास हो रहा होता है, मुझे मज़ा आ रहा होता है, फिर सही है। और ये सोच लेकर बैठोगे ना कि यार डॉक्टर बनना है और पैसे कमाएंगे तो चलो पढ़ ही लेते हैं यार, क्या पता आ जाए, नहीं आ सकते इतने आसान से नहीं। बहुत सारे बच्चे को सोच ऐसे ही ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं ये सोचने वाले बच्चों के, और सिर्फ वही बच्चा आगे बढ़ पाता है जिसका शौक होता है, ड्रीम होता है, जो पढ़ना यही चाहता है, तो उसको मज़ा इसी में आता है, ठीक है। तो एंजॉय करना सीखो, टेंशन लेके पढ़ना मत सीखो। टेंशन लेके ऐसा था हर बच्चे सब भी डॉक्टर बनना है और ये बनना है, सब नहीं बन पाते। एक ग्राउंड रियलिटी ये है, बिटर रियलिटी ये है कि कम बच्चे बनते हैं, ठीक है। इसमें ये बात इसमें बताना चाह रहा हूँ, सीरियसनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर, अपने आप से सीरियस होना, अपनी पढ़ाई के साथ सीरियस होना, डिवोटेड रहना, ये सबसे मेन चीज़ है। समझ गए?